ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। वो वहां की सबसे बड़ी मॉन्स्टर टावर का फाइनल बॉस है और सच कहें तो वो बुरी तरह बोर्ड है, सिर्फ एक वजह से। जो भी हंटर उसे हराने आता है वो इतना वीक होता है कि खेलने का मजा लेने से पहले ही मर जाता है। फिर भी वो आते रहते हैं। एक ओवर कॉन्फिडेंट बूढ़ा हंटर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन आता है और एनिवर्सरी की जगह उसका फ्यूनरल होता है। एक छोटी बच्ची जो खोई हुई होने का नाटक कर रही होती है वो भी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है और वो उसे भी मार देता है। हंटर्स आते रहते हैं, कोई टुकड़ों में कट जाता है, कोई अपनी ताकत साबित करने के लिए बेताब होता है, लेकिन बैफोमेट सबको बिना मेहनत के हरा देता है। सैटिस्फैक्शन की जगह उसे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है। वो टावर छोड़ना चाहता है, लेकिन चेंबर का दरवाजा अंदर से खुल नहीं सकता। कोई एस्केप नहीं, बस नए चैलेंजर्स का इंतजार। बोरियत मिटाने के लिए वो सब कुछ करता है, यहां तक कि दरवाजे पर मार भीता है। फिर एक दिन किसी हंटर का गिरा हुआ फोन बजटता है। क्यूरियस होकर बैफोमेट उसे उठा लेता है। अगला हंटर अंदर आता है, सबसे महान बनने की डींगे हाँकता हुआ। बैफोमेट उसे आसानी से हरा देता है और फोन के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि वो फेस से अनलॉक होता है तो वो हंटर के म्यूटेटेड सिर से उसे खोल लेता है। वो आदमी हमला करने की कोशिश करता है, सोचता है बैफोमेट डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन बैफोमेट बिना देखे ही उसे मार देता है। इसके बाद वो हर हंटर की छोड़ी हुई चीजें इकट्ठा करने लगता है। ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स उसे फैसिनेट करते हैं और उसे इंसानों की दुनिया, उनकी आदतें और उनकी कहानियां सिखाते हैं। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है और बाहर की दुनिया देखने की चाह भी। इन्हीं चीजों से उसे पता चलता है कि इंसान गॉड में बिलीव करते हैं और प्रे करते हैं। एक दिन वो भी प्रे करता है ह्यूमन बनने के लिए, बस एक बार। लेकिन तभी फोन की बीप उसका ध्यान तोड़ देती है। फिर उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो अपने थ्रोन पर सीधा बैठ जाता है। वो इंतजार करता है, लेकिन अब वो फीलिंग एक्साइट नहीं करती। हंटर्स को मारने का ये रिपीटेड साइकिल अब थ्रिल नहीं देता। अब वो बस चाहता है कि अगला जल्दी मरे और उसकी चीजें मिल जाएं। जैसे ही वो फिगर अंदर आता है वो उससे निकलती पावर महसूस करता है और तुरंत स्वॉर्ड से बचाव करता है। वो वार करता है, लेकिन हंटर हवा में कूद जाता है। काउंटर अटैक में बैफोमेट समझ जाता है ये वाला अलग है, ये हंटर उसका समय डिजर्व करता है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को परखते हैं, फिर ब्लेड्स टकराती हैं। लड़ते हुए बैफोमेट को बहुत समय बाद एक्साइटमेंट महसूस होती है। वो अपनी चेन्स एक्टिवेट करता है, लेकिन हंटर आसानी से डॉज कर लेता है। बैफोमेट उसके पीछे प्रकट होता है, लेकिन हंटर उसकी मूवमेंट महसूस कर फिर से ऊंचा कूद जाता है। अगले ही पल हंटर उसे जमीन पर पटक देता है और फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखते हुए बैफोमेट को उसकी ताकत से जेलसी होती है, लेकिन वो उठता है, ब्लेड घुमाता है और फिर से हमला करने को तैयार हो जाता है। हंटर हेड ऑन मिलता है। कुछ पल टावर में सिर्फ ब्लेड्स की टकराहट गूंजती है और बैफोमेट सोचता है क्या वो सच में एक मेयर ह्यूमन से हार सकता है। वो अपनी पूरी ताकत अनलीश करता है, अनगिनत ब्लेड्स समन करता है। हंटर हर एक को अपनी एनर्जी से रोक लेता है। बैफोमेट अपनी सुप्रीमेसी घोषित करता है, लेकिन हंटर उसे टॉन्ट करता है, कहता है इतनी पावर के बावजूद वो यहाँ का कैदी ही है। बैफोमेट सन्न रह जाता है जब हंटर ओवरवेलमिंग ताकत से चार्ज करता है और उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो सच में माइटी है या बस इस जगह से बंधा एक खिलौना। अगले ही पल हंटर का वार उसकी स्किन चीर देता है। पहली बार बैफोमेट मान लेता है कि ये ह्यूमन स्ट्रांग है, फ्री है, खिलौना नहीं। उसी पल वो चाहता है कि वो इस लड़के जैसा हो, टावर से बाहर निकल सके, फ्री हो, स्ट्रांग हो। और उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी आंखों के सामने एक क्वेस्ट क्वाइटली दिखाई देता है। अगले ही पल हंटर उसे मार देता है। अगले ही पल हंटर को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने अबिसल टावर कॉन्कर कर लिया है और ये जल्द कोलैप्स हो जाएगा। उसे तुरंत निकलना होगा। उसे पता नहीं कि बैफोमेट अभी जिंदा है। उसका हाथ हंटर की ब्लेड को जकड़े हुए है जब वो मुड़कर जाने लगता है। कुछ समय बाद वर्कर्स आते हैं टावर के रूइंस साफ करने। अनगिनत हंटर्स की लाशें जिन्होंने जीतने की कोशिश की और फेल हो गए। फिर उनमें से एक रबल में एक फिगर देखता है और उसे सर्वाइवर समझ लेता है। वो उसे आवाज देते हैं। वो फिगर कोई और नहीं बैफोमेट है। उसके दिमाग में उसकी आखिरी यादें फ्लैश करती हैं जब वो हंटर के पीछे उठा, जैसे ही वो आखिरी हमला करने वाला था। बैफोमेट ने पूरी ताकत से काउंटर किया, अपने नंगे हाथ से हंटर का शरीर बेध दिया और उसका दिल क्रश कर दिया। उसी पल उसने हंटर को मार दिया और समझ गया कि वो बच गया है। वर्कर्स उसका नाम पूछते रहते हैं, लेकिन बैफोमेट अपने नए शरीर को देखता रह जाता है हैरानी में। फिर उसे मेन क्वेस्ट याद आती है, हंटर लेवन को मारना ताकि उसकी डीपेस्ट डिजायर पूरी हो सके। क्वेस्ट कंप्लीट है। वो ऊपर देखता है, अपना नाम बताता है और यकीन नहीं कर पाता कि वो ह्यूमन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो। और हाँ, उस हाइप बटन को भी कर दो एक्टिव ताकि वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
कमेंट में अपनी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक, सब्सक्राइब और हाइप हमें पावर अप देता है भाई। इस दुनिया में हंटर्स वो फाइटर्स होते हैं जो गेट्स और टावर्स से निकलने वाले मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। गेट शॉक इंसिडेंट से पहले इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। जब एक टावर अनक्लियर्ड रह गया तो डिमोनिक बीस्ट्स रियल वर्ल्ड में निकल आए और ह्यूमैनिटी का 1/3 खत्म हो गया। उसी डिजास्टर के बाद लोगों ने हंटर्स को सीरियसली लेना शुरू किया और टावर्स क्लियर करने की ट्रेनिंग दी। अबिसल टावर का डरावना फाइनल बॉस, जिसने हजारों को मारा था, बैफोमेट आखिरकार ह्यूमन बन जाता है जैसा उसने चाहा था। लोग पहले समझते हैं कि वही हंटर है जिसने टावर क्लियर किया, लेकिन जब वो कोई ताकत नहीं दिखा पाता तो उसे फ्रॉड कहने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि वो लो लेवल वॉनाबीज की एक बैक एली गैंग का लीडर बन जाता है। एक नया इनएक्सपीरियंस्ड माइनर काम पर आता है। उसका बॉस उसे समझाता है कि माइनिंग आसान है, वो जल्दी सीख जाएगा। लड़का विशाल माइंस देखकर हैरान होता है। बॉस बताता है कि हंटर्स ने डिमोनिक बीस्ट साफ कर दिए हैं, इसलिए टनल सेफ है। उसे एरिया डी असाइन किया जाता है जहां रेयर जेम्स मिलते हैं। तभी बैफोमेट अपनी गैंग के साथ आता है। उसके आदमी रास्ता साफ करते हैं। लड़का पूछता है ये कौन है। बॉस धीरे से बताता है ये बैड टेम्पर्ड थग्स हैं, खासकर बैफोमेट, इन्हें प्रोवोक मत करना। लड़का हैरान होता है कि मैनेजर इन्हें टॉलरेट करता है। बॉस कहता है फोरमैन खुद इन्हें चाहता है क्योंकि ये बेहद एफिशिएंट है। फोरमैन आता है, परफॉर्मेंस से खुश होता है और सैलरीज देता है। रेट्रो अपनी पेपर कंप्लेन करता है और बैफोमेट तब फ्लिंच करता है जब फोरमैन उसकी सैलरी उसे भेजने की बात करता है। फोरमैन के जाने के बाद गैंग उसे खाने या नहाने का ऑफर देती है। एक क्यूरियस लैकी पूछता है कि बॉस पैसा क्या करता है। दूसरा उसे थप्पड़ मार देता है, ट्राई मत कर। बैफोमेट को स्कैमर डॉक्टर याद आती है जिसने टावर से निकलने के बाद उसका इलाज किया था। पैसे ना होने पर उसने कहा था लेबर वर्क करो, मेडिकल डेट चुकाओ। वही वो अब तक कर रहा था। जॉब ढूंढना मुश्किल था क्योंकि लोग उसे पहचान कर फ्रॉड कहते थे। लगातार बुलिंग के बाद वो टूट गया और पलटकर सबको हरा दिया। उसके बाद जो भी उसे गलत नजर से देखता पिटता। ऐसे वो थग्स का लीडर बन गया। लेकिन ताकत के बावजूद ये वो जिंदगी नहीं थी जिसकी उसने ह्यूमन बनने पर कल्पना की थी। अचानक एक मॉन्स्टर आता है और एक माइनर पर हमला करता है। हंटर समय रहते बचा लेते हैं और सबको वार्न करते हैं कि इस अनक्लियर्ड सेक्शन में ना जाएं। उनकी ताकत देखकर बैफोमेट के अंदर एक गहरी लॉन्गिंग उठती है। उसे याद आता है कि उसने अपनी ताकत खो दी है और वो पछताता है कि वो किस तरह का ह्यूमन बन गया है। ये वो नहीं था जो उसने चाहा था। उसे रेवन याद आता है, वो ह्यूमन जैसा वो बनना चाहता था। उसके लाइकीज उसका उदास चेहरा देखकर उसे कंसोल करते हैं। कहते हैं वो हंटर्स से भी कूल है। हंटर्स को ओवररेटेड बताते हैं। अवेकनिंग के बिना वो भी आम लोग ही हैं। बैफोमेट बाहर से एग्री करता है लेकिन अंदर रेवन को याद करता है जो सच में पावरफुल था। कोई कहता है हंटर्स इतना पैसा कमाते हैं कि पेंट हाउसेज में रहते हैं। बैफोमेट समझ नहीं पाता कि टॉप फ्लोर खास क्यों है। कोई कहता है हंटर्स मेहनत नहीं करते, पावर ही सब करती है। असल रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए जो एफर्ट से कमाते हैं। ये बात बैफोमेट को गहराई से छू जाती है। पहली बार वो पैसे की वैल्यू समझता है, अर्निंग का मतलब समझता है। एक लैकी देखता है कि बैफोमेट फ्लस्टर्ड है और उसे टीज करता है। तभी बैफोमेट को एहसास होता है वो मुस्कुरा रहा है। उनकी बेवकूफ़ बातें उसे सच में खुश कर देती हैं। एक्साइटेड होकर सब उसे हंसाने की कंपटीशन करने लगते हैं। कहते हैं जो फनीएस्ट होगा उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। उन्हें देखते हुए बैफोमेट के सीने में गर्म एहसास होता है, वही एहसास जो उसने कभी सिर्फ रेवन से लड़ते वक्त महसूस किया था। ये जॉय है। उसे समझ आता है कि ह्यूमन होकर वो बिना लड़े भी खुश रह सकता है। उसे पावर की ज़रूरत नहीं अलाइव महसूस करने के लिए। वो सच में मुस्कुरा देता है। तभी एक लैकी उसका नाम पूछता है। बैफोमेट कहता है अब वो नाम इस्तेमाल नहीं करता। लैकी चौंक जाता है, कहता है इससे वो और मिस्टीरियस लगता है। फिर वो अपना नाम ऑफर करता है। कहता है वो कभी अपने पेरेंट्स दिए नाम जैसा नहीं बन पाया, लेकिन अगर बैफोमेट उसे इस्तेमाल करे तो उसे खुशी होगी। क्यूरियस होकर बैफोमेट पूछता है उसका नाम क्या है। लैकी कहता है मैंने कई बार बताया है लेकिन तुम भूल गए। वो दोहराने ही वाला होता है कि पीछे जोरदार एक्सप्लोजन होता है। अगले ही पल वो ब्लास्ट में फंसकर आग में समा जाता है। कुछ देर बाद बैफोमेट होश में आता है। उसकी साइड में भयानक दर्द। फिर वो जो देखता है उससे उसका दिल दहल जाता है। लोग जिंदा जल रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। हवा में स्मोक और खून की बदबू है। उसके साथियों के जले हुए शरीर पड़े हैं। वो नीचे देखता है, उसके हाथ खून से गीले हैं। उसका लॉयल लैकी उसके पास ही मरा पड़ा है। कुछ पल उसका दिमाग खाली हो जाता है। फिर वही पुरानी हॉलो फीलिंग लौटती है, जब फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी, जब खिलौना टूट जाता था। लेकिन इस बार बोर्डम नहीं है, फ्यूरी है। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, गुस्से से कांपता हुआ पूछता है ये किसने किया। उधर दो सी क्लास हंटर्स कल्प्रिट से जूझ रहे होते हैं। एक आदमी जो माइनर का भेष धरे ग्रिन करते हुए कहता है कि ये ट्रिप पूरी तरह वर्थ इट रहा। एक हंटर पहचान लेता है, ये स्कैवेंजर है जो दूसरे हंटर्स को मारकर लूट करता है। आदमी हंसता है, कहता है आधा सही।
मेल हंटर इधर उधर देखता है, शायद कोई सर्वाइवर हो। फीमेल उसे डांटती है, लड़ाई पर ध्यान दो, बचने की उम्मीद कम है। वो कहता है ये बी क्लास है, हमें रिट्रीट करके बैकअप बुलाना चाहिए। तभी स्कैवेंजर हमला कर देता है। वो उनकी बेकार बहस का मजाक उड़ाता है। ब्लेड हवा चीरती है। वुमन गुस्से में चार्ज करती है, लेकिन आदमी शांत रहकर वॉर्न करता है, रैश एक्शंस ही हंटर्स को मरवाती हैं। इससे पहले कि वो संभले, उसकी तलवार उसकी टांग काट देती है और वो जमीन पर गिर जाती है। स्कैवेंजर बिना रुके डार्क पोर्टल्स खोलता है। उसके मिनियंस सायों की तरह फैल जाते हैं। फिर उसकी नज़र घायल लड़की पर जाती है। उसकी ग्रेन और चौड़ी हो जाती है। एक जिंदा पकड़ी गई है। वो डर से कांपती है। आग और हंसी की आवाज़ों के बीच पूछती है। आदमी मुस्कुराकर कहता है, तुम आधी सही हो। वो स्कैवेंजर्स का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वो उससे कहीं ज़्यादा भयानक है। उसकी बात सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वो चिल्लाती है, लेकिन आदमी पास आते जा रहे हैं और उनका बॉस आराम से सिगरेट जला लेता है। एक लैकी हंटर्स के महंगे वेपन्स की ओर इशारा करता है, लेकिन बॉस मना कर देता है। बाउंड आइटम्स हैं, किसी और के काम के नहीं। बाउंड आइटम्स अपनी सारी एबिलिटी खो देते हैं और अगर कोई और उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो वो सीधे 0% पर गिर जाती है। उधर लड़की अब भी सिसक रही होती है, जो उसके कैप्टर्स को साफ तौर पर इरिटेट कर रही है। उनमें से एक उस पर घुर्राता है और चुप रहने को कहता है। बोलता है कि वैसे भी उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। बॉस डार्क हंसी हंसता है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी की सारी लक पहले ही खर्च कर चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, अचानक उसका सिर उसके कंधों से अलग होकर उड़ जाता है। और ये काम करता है हमारा लड़का बैफोमेट। बाउंड वेपन हाथ में लिए वो बिना रुके दूसरे गून को स्टैप करता है और गरजते हुए पूछता है कि इस तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, एक हिडन क्वेस्ट, फील्ड रेज ऑन बिहाफ ऑफ अ ह्यूमन। जैसे ही वो इसे फुलफिल करता है, पावर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। वो हथियार को कसकर पकड़ता है और गुस्से में दहाड़ता है। पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई उसके टॉयज तोड़ने की, अपने मरे हुए लैकीज की स्लॉटर की बात करते हुए। दिखाया जाता है कि उसी क्षण बैफोमेट आगे बढ़कर गिरे हुए हंटर की तलवार उठा लेता है। सिस्टम वार्निंग देता है कि अगर वो किसी और का बाउंड आइटम इस्तेमाल करेगा तो परफॉर्मेंस 0 हो जाएगी। लेकिन तभी एक चीट कोड जैसा कुछ होता है। सिस्टम एरर उसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है, मास्टर ऑफ वेपन्स। जैसे ही वो हथियार को छूता है, उसकी एबिलिटी जाग जाती है। अब वो स्टील स्किल इस्तेमाल कर सकता है और दूसरों के आइटम्स भी वील्ड कर सकता है। वो उस गून का सिर काट देता है जो लड़की को पकड़े होता है और बॉस तुरंत उसे महसूस कर लेता है। बैफोमेट फिर पूछता है, मेरे टॉय को किसने तोड़ा? बॉस को यकीन नहीं होता कि कोई सर्वाइवर है। बैफोमेट सीधे पूछता है, क्या तू कल्प्रिट है? बॉस उसे चढ़ाता है, कहता है कि वो टॉयज से खेलने के लिए थोड़ा ज्यादा बूढ़ा है। फिर वो अपने गूंस को लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है, सोचते हुए कि कहीं बैफोमेट कोई हंटर तो नहीं। जो भी हो, बॉस डिसाइड करता है कि पहले देखेगा ये लड़ता कैसे है। वो 2 हंटर्स की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एक एक्स्ट्रा निकल आता है। गूंस उस पर टूट पड़ते हैं। बैफोमेट एक को पल भर में मार देता है, दूसरा हमला करता है, लेकिन वो उसका हाथ बीच में पकड़कर सेकंड्स में उसका सिर अलग कर देता है। उसकी डेडली एफिशिएंसी देखकर बॉस को थ्रिल होता है, जैसे जैकपॉट मिल गया हो। वो खुद हमला करता है, लेकिन बैफोमेट आसानी से ब्लॉक कर लेता है। बॉस उसे गौर से देखता है, उसकी क्लास का अंदाजा लगाते हुए। स्वॉर्ड क्लैश के दौरान वो सोचता है शायद ये सी क्लास है, लेकिन उसकी स्पीड देखकर एक्साइटेड हो जाता है। ये उससे कहीं ऊपर है। अगला हमला बैफोमेट के चेहरे को छू जाता है, एक पतली सी स्क्रैच छोड़ता है। बॉस बुदबुदाता है, इतना पावरफुल आदमी गूंद बनकर क्यों घूम रहा है? वो सोचता है शायद लूट के लिए आया हो, फिर ख्याल छोड़ देता है क्योंकि अब वो उसे मारने वाला है। वो चार्ज करता है। बैफोमेट खुद को संभालता है, लेकिन बॉस के अटैक्स इतने तेज हैं कि वो मुश्किल से देख पाता है। स्वॉर्ड हवा चीरती रहती है, बार बार वार लगते हैं, चोटें बढ़ती जाती हैं। बॉस उसे स्लो होने पर ताना मारता है। वो विप स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है फिजिकल स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए, खासकर ऐसे इंसान के खिलाफ जिसे हंटर से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं। वो फिर वार करता है, ऐलान करता है कि वो बैफोमेट को टुकड़ों में काट देगा अपने प्रेशियस ऑर्गन्स बचाने के लिए। अगली बार वो हमला करता है, लेकिन इस बार बैफोमेट डॉज करता है और डेथ थ्रो नाम का पैसिव स्किल एक्टिवेट हो जाता है। इस स्किल से हर बार खून बहने पर उसके सारे स्टैट्स 15% बढ़ जाते हैं। बॉस चौंक जाता है जब बैफोमेट अचानक उसकी स्पीड मैच करने लगता है, अटैक्स को प्रिसिजन से ब्लॉक करता है। बैफोमेट एक जोरदार पंच मारता है जो बॉस को जमीन पर गिरा देता है। वो तुरंत दूसरा स्ट्राइक करता है, लेकिन बॉस विप से उसकी तलवार रोक लेता है। अब भी सोच रहा होता है कि ये अचानक पावर कहाँ से आ रही है। बैफोमेट फिर तलवार उठाता है, लेकिन बॉस फुर्ती से डॉज कर जाता है। बैफोमेट फिर से अटैक के लिए रेडी होता है और बॉस उसकी रिलेंटलेस मूव्स ऑब्जर्व करता है। बॉस मग करता है, सोचता है कि बैफोमेट खुद को सुपीरियर समझ रहा है, लेकिन वो साबित करेगा कि असली ताकत किसके पास है। अगले ही पल वो विप स्वॉर्ड घुमाता है। प्लान सिंपल है, लगातार अटैक से उसे थका देना। बैफोमेट की ताकत देखकर वो मान लेता है कि ये कम से कम बी रैंक का होगा। विप उसके चेहरे पर लगती है, लेकिन तभी बॉस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक मॉन्स्ट्रस फिगर खड़ा होता है, चारों तरफ सब लाल हो जाता है। एक पल के लिए वो सोचता है क्या वो अभी भी किसी इंसान से लड़ रहा है। उसी डर में बैफोमेट उसका हाथ काट देता है। उसकी आंखों में अपने गिरे हुए लैकी की वेंजेंस चल रही होती है। वो गुर्राता है, ये लीडर के लिए।
बॉस दर्द से चीखता है। बिना दया के बैफोमेट उसका दूसरा हाथ काट देता है, ये साइलेंट वन के लिए, फिर एक टांग काट देता है चबी वाले के लिए। आखिर में वो उसके सामने खड़ा होता है, उस इंसान के लिए वार करने को जो उसे नाम देने वाला था, मीनूचा। नाम रिवील होते ही बफोमेट आखिरी बार वार करता है और बॉस को बेरहमी से खत्म कर देता है। गुस्से से भरा हुआ वो तलवार उठाता है फाइनल ब्लो के लिए, उसे चिढ़ाने की हिम्मत करने पर। बॉस गालियां देता है, उसका नाम पूछता है। बिना एक शब्द बोले, बिना रहम, बफोमेट उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। उसके अंदर एक अनजानी हीट दौड़ती है, गुस्सा, नाम से परे। सिस्टम की वार्निंग उसके दिमाग में गूंजती है, पावर की कीमत होती है। डेथ फ्लो उसके खिलाफ काम करने लगता है, उसका शरीर बर्जर्क स्टेट में चला जाता है। मारने की चाह रीजन से तेज हो जाती है, खून, मांस, हर सांस लेती चीज। पीछे मूवमेंट होती है, हंटर लड़की खड़े होने की कोशिश करती है, इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है, तलवार अपने आप उठने लगती है। कहीं भीतर से एक ठंडी आवाज याद दिलाती है, मीट टू किल, मीट टू डिस्ट्रॉय। तभी दूर से किसी की आवाज आती है, सर्वाइवर्स की रिपोर्ट। उसे नहीं पता कि उसके सामने क्या खड़ा है। फुटस्टेप्स आते हैं, लीडर आता है, चुप रहने का हुक्म देता है। उसकी नज़र बफोमेट पर पड़ती है, कंफ्यूजन की छलक। ये वो नहीं है जिसके लिए वो आए थे। फिर भी चेहरा कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई भूली हुई याद। बफोमेट को बस और इंसान दिखते हैं काटने के लिए। वो आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक हवा बदलती है, कुछ अनदेखा उसे छूता है, एक विस्पर। दुनिया फेड हो जाती है, डार्कनेस। फिर वो खुद को थ्रोन पर बैठा देखता है। मिनियंस अगला कमांड पूछते हैं। वो कहता है, अर्थ के सारे ह्यूमंस को मार दो। सीन बदलता है, अब वो ह्यूमन फॉर्म में है, रेवन की ब्लेड से छेदा हुआ, मरते हुए। अचानक वो चौंक कर जाग जाता है। माइंड की जगह एक छोटा खाली कमरा। लीडर उसे देखते ही पहचान लेता है, अबिसल टावर वाला स्कैमर। वो सोचता है, क्या ये भी कोई स्कैम है? बफोमेट कंफ्यूज हो जाता है, समझता है वो माइंड वाले हंटर की बात कर रहा है। लीडर कहता है उसने उसके बारे में सब ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो बताता है कि वो हंटर रजिस्ट्री में भी नहीं है, शायद अटैक के दौरान अवेकन हुआ। फिर चेतावनी देता है, उसका जवाब उसका फेट तय करेगा। बफोमेट गुस्से में ग्लास वॉल पर मुक्का मारता है, दरार पड़ जाती है। सवालों से परेशान होकर वो कहता है, बेसिक मैनर्स हैं, पहले खुद का इंट्रो दो। लीडर शांत होकर पूछता है, क्या उसे रिग्रेट है उस हंटर को मारने का? फिर मॉकिंग टोन में धमकी देता है कि अगर वो फिर रिवाइव हुआ तो उसकी बॉडी कभी नहीं मिलेगी। फिर पूछता है, क्या ऑफिसर के साथ भी ऐसा ही करे? तभी एक आदमी सामने आ जाता है, हंसता है और उसे चुनौती देता है, मार के दिखा। बफोमेट उसे देखता है, रेवन जैसा लगता है। वो झपटता है, लेकिन एक पल में जमीन पर पटक दिया जाता है। आदमी उसकी गर्दन पकड़कर घृण करता है, उसकी फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ करता है। वो बताता है वो सीक्रेट गवर्नमेंट एसोसिएशन से है, क्रिमिनल हंटर्स को पकड़ने वाले, रोग्स। वो जिस हंटर को बफोमेट ने मारा वो क्रिमिनल था, ऑन साइट एग्जीक्यूशन के लिए। वो स्कैवेंजर बनकर लोगों को मारता था, ऑर्गन्स बेचता था। अमीर बूढ़े लोग इमॉर्टैलिटी का सपना देखते हैं। ऑफिसर मानता है कि बफोमेट ने क्रिमिनल को मारा, लेकिन 5 और लोग भी मारे गए। सीन देखकर वो कहता है, ये प्रोफेशनल का काम है। न्यूली अवेकेंड आदमी इतना रूथलेस नहीं होता जब तक नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट ना हो। उसके हिसाब से बफोमेट पहले भी कई लोगों को मार चुका है। प्रॉब्लम यह है कि अबिसल टावर के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। बफोमेट पसीना बहाता है, वो अभी नया ह्यूमन है। ऑफिसर तय करता है ये डेंजरस है और बफोमेट समझ जाता है कि वो इससे नहीं जीत सकता। ऑफिसर कहता है, तू नेचर से ईविल है, एक दिन क्रिमिनल बनेगा, तब हम निपटेंगे। बफोमेट रेवन के बारे में सोचता है, वो जन्म से ह्यूमन था, टाइम मिला इसलिए मजबूत बना। उसी पल ऑफिसर उसका फेट तय करता है, उसे खत्म करना होगा इससे पहले कि वो क्रिमिनल बने। हंटर एजेंसी में हलचल है, अब वो डेस्क पर बैठा है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है पर्पस। फ्लैशबैक में ऑफिसर हंसता है, हम जिसे चाहे मार नहीं सकते। वो मानता है कि उसे बफोमेट पसंद है, जैकपॉट मिला है, नेचुरल किलर, इसलिए उसे यूज करेंगे। रोग एसोसिएशन में जगह ऑफर करते हैं। प्रेजेंट में बफोमेट हंटर रजिस्टर कराने आया है, आईडी चेक होती है, एप्टीट्यूड ऑलरेडी सिस्टम में है, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी। सब कंफर्म होने पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कोड नेम चाहिए। ऑफिसर की बात याद आती है, हंटर्स अलग नाम रखते हैं, स्कैम इंसिडेंट की वार्निंग भी। वो मुस्कुराता है, ऑफिसर पछताएगा। वो नाम देता है बफोमेट, ताकि नाम सुनते ही लोग कांपे। रजिस्ट्रेशन के बाद वो एक मॉन्स्टर को नंगे हाथों मारता है। पीछे से वुल्फ आता है, वो उसे किक करके जमीन पर पटक देता है, एक ही झटके में मौत। बाकी वुल्व्स ये नजारा देखकर डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक अचानक इवॉल्व होकर वेयरवुल्फ बन जाता है और जमीन पर जोर से पैर पटकता है। वो बेफोमेट पर झपटने ही वाला होता है कि बेफोमेट अचानक उसे रोक देता है, हाथ उठाकर कुछ समन करने की कोशिश करता है। जब कुछ भी प्रकट नहीं होता तो वो वेयरवुल्फ को इतनी जोर से पंच मारता है कि वहीं खून बहने लगता है। मिशन खत्म करने के बाद वो पोर्टल से बाहर निकलता है और सोचता है कि उसकी पावर्स अब तक पूरी तरह अवेकन क्यों नहीं हुई। वो सिस्टम चेक करता है और देखता है कि उसमें लिखा है
ह्यूमैनिटी के लिए रेज महसूस करनी होगी। वो अंदाजा लगाता है कि शायद उसे ये पावर इसलिए मिली क्योंकि वो उस क्रिमिनल हंटर को मारना चाहता था। फिर भी वो कंफ्यूज रहता है इस सिस्टम से जो बार बार उस पर क्वेस्ट थोप देता है, ठीक वैसे ही जैसे टावर में करता था। वो अभी इस बात को छोड़ देने का फैसला करता है क्योंकि पहले उसे अपना अगला कदम सोचना है। डोर नॉक करते हुए वो फिर अपनी पावर्स के बारे में सोचता है, कैसे वो बार बार उन्हें खो देता है लेकिन फिर वापस पा लेता है। जीरो से शुरू करना उसे नया नहीं लगता। तभी पीछे से कोई पूछता है, क्या वो बेफोमेट है? सामने वाले की डार्क पावर महसूस होते ही वो लगभग घबरा जाता है, लेकिन वो शख्स ऑफिसर मिस्टर मा निकलता है। ऑफिसर उसे एबिसल टावर के बॉस का नाम कोड नेम रखने पर डांटता है और कहता है कि वो जानबूझकर अटेंशन खींच रहा है। वो उसे टीम लीडर का मैसेज दिखाता है और याद दिलाता है कि उसे चेतावनी दी गई थी कि अटेंशन मत खींचो। उसे लगता है बेफोमेट स्कैमर कहे जाने से फ्रस्ट्रेट होकर ऐसा कर रहा है, लेकिन इस स्टंट की वजह से उसकी हंटर रेपुटेशन पहले ही बर्बाद हो चुकी है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब एबिसल टावर की इन्वेस्टिगेशन में ये निकलता है कि फाइनल बॉस को रेवन ने मारा था। ये सुनते ही बेफोमेट चौंक जाता है। ऑफिसर बताता है कि रेवन कोरिया की ग्रेटेस्ट हंटर्स में से एक था जिसने इस मिशन में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर वो पूछता है कि बेफोमेट इस मेस को कैसे हैंडल करेगा, लेकिन बेफोमेट बेपरवाह रहता है। वो एग शेल्स पर चलने वाला नहीं है। एक्यूजेशंस की उसे आदत हो चुकी है। उसका बस एक गोल है, इतना स्ट्रांग बनना कि सबको चुप करा सके। ऑफिसर उसे वार्न करता है कि कॉन्सिक्वेंसेस संभाल पाएगा या नहीं। मजबूर होकर वो उसे जेजू आइलैंड आने का आदेश देता है। बेफोमेट जेजू आइलैंड पहुंचता है और असल में समुद्र देखकर हैरान रह जाता है। अब तक तो बस फोन पर ही देखा था। उसका गाइड तयोंग बताता है कि मीटिंग से पहले समय है, टैक्सी बुला लेगा। एक्साइटमेंट में बेफोमेट पानी की तरफ दौड़ पड़ता है, तयोंग को चढ़ाते हुए जो अपने सुपीरियर्स का आदेश याद करता है कि बेफोमेट पर सख्त निगरानी रखनी है। उनका मानना है कि नॉर्मल लोग उनका काम नहीं झेल सकते और बेफोमेट मैनिपुलेट करने के लिए परफेक्ट है। अगर उसने ट्रबल किया तो वो संभाल लेंगे। तभी बेफोमेट एक ब्लू आइड फॉरेनर को देखकर फैसिनेट हो जाता है। सोचता है ये उन अलग रेसेस में से होगा जिनके बारे में उसने फोन पर पढ़ा था। एम्बैरेस्ड होकर तयोंग उसे खींच कर ले जाता है। वो हाल्टन पहुंचते हैं, न्यू हंटर्स का ट्रेनिंग सेंटर। बेफोमेट को हैरानी होती है कि हंटर्स को ट्रेनिंग भी चाहिए। तयोंग समझाता है कि सरकार रेगुलेशंस के जरिए हंटर्स को मैनेज करती है। वो उसे नया आईडी, सप्लाईज और स्मार्टफोन देता है, जिससे बेफोमेट सच में खुश हो जाता है। उसका ऑफिशियल ह्यूमन नाम अब मीनूचा है, जो उसने अपने एक लाकी से लिया था। बेफोमेट को शक होता है कि तयोंग उस पर नजर रख रहा है और तयोंग खुलकर मान लेता है, कहता है जल्दी समझ आ जाएगा क्यों। ओरिएंटेशन सेरेमनी के दौरान बेफोमेट बोर होने लगता है। तभी देखता है कि डायरेक्टर वही ऑफिसर है जो खुद को मिस्टर मा बताता है। सेरेमनी के बाद बेफोमेट उससे रोग्स के बारे में पूछता है। मिस्टर मा उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि उसका ऑफिशियल पोस्ट सेंट्रल एजेंसी फॉर हंटर अफेयर्स में है। जब बेफोमेट उस पर लोगों को ट्रिक करने का आरोप लगाता है तो मिस्टर मा हंसकर याद दिलाता है कि वो पहले से ही कॉन मैन के तौर पर बदनाम है। आसपास लोग फुसफुसाते हैं, उसे स्कैमर कहते हैं और उसके कोड नेम का मजाक उड़ाते हैं। डायरेक्टर सलाह देता है कि पब्लिक में उससे जुड़ा ना रहे, वरना उसकी रेपुटेशन खराब होगी। तभी एक सबॉर्डिनेट मिस्टर मा को बुलाता है और वो खुशी खुशी चला जाता है। डेस्क पर बैठकर सबॉर्डिनेट पूछता है कि बेफोमेट क्या चाहता था। मिस्टर मा आसानी से झूठ बोल देता है। स्केड्यूल पूछा था। स्टाफ में से कोई कहता है ऐसे आदमी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, कोई उसे डिस्गस्टिंग कहता है। मिस्टर मा उन्हें याद दिलाता है कि वो सिविल सर्वेंट्स हैं। अंदर ही अंदर वो खुश होता है। जितना लोग बेफोमेट को ट्रैश करेंगे उतना वो उस पर डिपेंड करेगा। वो बेफोमेट को मुस्कुराते देखता है और उसे सिंपल माइंडेड ब्रूट समझता है। तभी एटमॉस्फेयर बदल जाता है। गोल्डन आईडीज पहने ए क्लास हंटर्स अंदर आते हैं। हॉल में एडमिरेशन की विस्पर्स गूंज उठती हैं। कोई कहता है ए क्लास ट्रेनिंग तो नेक्स्ट वीक थी, कोई कहता है स्केड्यूल बदल गया होगा। मिस्टर मा इस मौके से खुश होता है। एलीट हंटर्स न्यू कमर्स पर अच्छा असर डालेंगे, सिवाय हमारे लड़के के। बेफोमेट तो बफे देखकर ही खोया हुआ है। वो खाना जो उसने सिर्फ फोन पर देखा था। टावर में उसे क्रेविंग्स नहीं थी और ह्यूमन बनने के बाद वो ज्यादातर सूप या इंस्टेंट नूडल्स पर जिया था। ये उसकी पहली प्रॉपर मील है। वो खाने से पहले की लाइन याद करने की कोशिश करता है और ग्रैटिट्यूड बोलने ही वाला होता है कि एक ए क्लास हंटर उसके सिर पर पानी डाल देता है और फेमस बेफोमेट बनने का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि कितना ऑर्डिनरी दिखता है। वो खुद को लियोन बताता है। उसका दोस्त उसे रोकने को कहता है, लेकिन लियोन को कोई पछतावा नहीं। उसका साथी माफी मांगता और कहता है कि टावर बॉस का नाम अपनाना ही गलती है, क्योंकि उसी बॉस ने उनके कई दोस्तों को मारा था। वो सलाह देता है कि कोड नेम बदल दे। बेफोमेट नहीं सुनता। वो खाना उठाकर लियोन के सर पर फेंक देता है। हॉल में सन्नाटा। मिस्टर मा झुंझला जाता है। लियोन गालियां देता है। बेफोमेट पूछता है कि एक नाम से इतना क्यों भड़क रहे हो, क्या वो नाम बोलकर मॉन्स्टर जिंदा कर देगा? लियोन सन्न रह जाता है। बेफोमेट कहता है कि अगर अपने दोस्तों की फिक्र थी तो फाइनल बॉस को पहले मारना चाहिए था। उनकी शिकायतें कमजोरी जैसी लगती हैं। लियोन का दोस्त हंसता है। बेफोमेट लियोन को वीक कहकर प्रोवोक करता है। लियोन गुस्से में झपटता है। बफ स्किल से उसकी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। उसे रेवन याद आता है जिसे बेफोमेट ने मारा था। वो पंच के लिए तैयार होता है। बेफोमेट ब्लॉक या डॉज कैलकुलेट करता है।
तभी कोई याद दिलाता है कि यहाँ लड़ना रूल्स के खिलाफ है। सब चुप हो जाते हैं। सामने वाला रेवन का छोटा भाई निकलता है। मर्मर्स फैल जाती हैं। ग्रिफिन, सबसे कम उम्र में ए क्लास पहुंचने वाला हंटर। लियोन का दोस्त उसे ग्रीट करता है। लियोन फिर भी अड़ा रहता है। ग्रिफिन उल्टा बैफोमेट से अग्री करता है, कमजोरी की वजह से लोग मरे। मिस्टर मा बीच में आकर सबको शांत करता है। लियोन आरोप मिस्टर मा पर डालता है। मिस्टर मा माफी मांगता है और बैफोमेट को अलग बुलाता है। शार्प विस्पर में उसे चुप कराता है। ग्रिफिन उसे जाते देखता है। ओरिएंटेशन शुरू होती है। यू जोंग हान हंटर सिस्टम समझाती है। ब्लू विंडो, लिंकिंग सिस्टम, सब। बैफोमेट को रेस्टरूम वाली बात याद आती है। मिस्टर मा ने खुद को स्टूपिड कहा था और मजाक में बोला था मुझे मार दे। बैफोमेट सच में पंच करने लगा था। मिस्टर मा झुंझलाया था। उसने कहा था जब तक स्ट्रांग न बने हेड डाउन रख, ए रैंक से भी नहीं जीत सकता। उधर लड़के बैफोमेट को स्कैमर कहकर पोस्ट पढ़ रहे होते हैं। तभी बैफोमेट मशीन पर मुक्का मार देता है। पैसे खा गई। किलिंग इंटेंट से सब डर जाते हैं और बहाना बनाकर निकल जाते हैं। बैफोमेट बुदबुदाता है, उसने सीन भी नहीं बनाया। तभी मशीन बिना पैसे डाले ड्रिंक दे देती है। वो लेता है और मैच देखने चला जाता है। लियोन जीत चुका होता है, लगातार 8वीं बार। ग्रिफिन से मैच तय होता है। रूल्स, ब्लू बैंड पहले छीनना, स्किल्स अलाउड नहीं। मिस्टर मा भी आ जाता है। गर्ल्स ग्रिफिन पर फिदा। मिस्टर मा बताता है मिडिल स्कूल का 2nd ईयर। शॉक। लियोन और ग्रिफिन भिड़ते हैं, हैंड टू हैंड। ग्रिफिन किक करता है, लियोन पंच करता है। दोनों ब्लू क्लॉथ बचाते हैं। ग्रिफिन लियोन को पीछे धकेलता है। लियोन मौका देखता है और तभी ग्रिफिन गायब होकर उसके पीछे प्रकट हो जाता है। लियोन काउंटर करने की तैयारी करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रिफिन पहले ही उसकी ब्लू क्लॉथ छीन लेता है। क्राउड में गैस फैल जाता है। सब स्टंट रह जाते हैं कि लियोन जैसा हंटर भी उसे हरा नहीं पाया। लोग फुसफुसाते हैं कि ग्रिफिन इतनी तेज मूव करता है कि ब्लर जैसा दिखता है। कई लोग उसकी स्किल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो एस क्लास बनने के रास्ते पर है। लियोन उसकी चालाक ट्रिक पर कमेंट करता है। कहता है ग्रिफिन ने जानबूझकर ओपनिंग छोड़ी ताकि खुद के लिए मौका बना सके, और जोड़ता है कि रेवन को उस पर गर्व होता। ग्रिफिन उसे इग्नोर करता है और अनाउंस करता है कि वो अपना अगला चैलेंजर चुनना चाहता है। अनाउंसर तुरंत अग्री करता है लेकिन उसकी बात बीच में ही रुक जाती है जब ग्रिफिन अगला नाम लेता है, बैफोमेट। क्राउड में मरमर दौड़ जाती है। अनाउंसर याद दिलाता है कि बैफोमेट ए क्लास हंटर नहीं है, वो सिर्फ रूकी है। मैच 1 साइडेड होगी। लेकिन मिस्टर मा आगे बढ़कर मैच को मंजूरी देता है। कहता है इससे वेटरन्स और रुकीज के बीच स्ट्रेंथ गैप का डेटा मिलेगा और रुकीज को लेसन भी। मैच को फेयर बनाने के लिए ग्रिफिन को थोड़ा हैंडीकैप दिया जाता है। अब अरीना में बैफोमेट खड़ा है। मिस्टर मा की वो बात याद करते हुए कि हेड डाउन रखो, लेकिन डायरेक्टर साफ चाहता है कि ग्रिफिन उसे सबक सिखाए। बैफोमेट अपने ओपोनेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि अपनी करंट पावर से वो ग्रिफिन को हरा नहीं सकता। उसके पास बस यही ऑप्शन है कि ग्रिफिन को अपर हैंड लेने दे जब तक उसे काउंटर करने का सही मोमेंट न मिल जाए। ग्रिफिन तुरंत अटैक करता है। बैफोमेट एल्बो से ब्लॉक करता है। ग्रिफिन उसका आर्म पकड़कर जमीन पर पटक देता है और बैफोमेट को लगता है कि वो मुश्किल से सर्वाइव करेगा। ग्रिफिन फेस पर पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन बैफोमेट डॉज कर जाता है। ओपोनेंट को देखते हुए उसे समझ आता है कि ग्रिफिन ने उसे सिर्फ इसलिए चुना है ताकि उसे बुरी तरह पीट सके। स्पेक्टेटर्स भी अंदाजा लगाते हैं कि ग्रिफिन गुस्से में है क्योंकि बैफोमेट ने उसी मॉन्स्टर का नाम लिया जिसने उसके भाई को मारा था। ग्रिफिन लगातार वार करता रहता है और लोग कहते हैं कि बैफोमेट पंचिंग बैग बन चुका है। ग्रिफिन के अटैक से बैफोमेट बुरी तरह घायल हो जाता है। वो हवा में कूदकर किक करने की कोशिश करता है लेकिन ग्रिफिन फिर से उसे जमीन पर पटक देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बैफोमेट उछलकर पीछे हटता है और घूर कर देखता है। उसे पता है कि अगर उसकी पुरानी ताकत होती तो ग्रिफिन की स्किल्स कोई इशू नहीं होती। ग्रिफिन फिर पंच के लिए तैयार होता है और बैफोमेट दर्द में भी उसकी पूरी क्षमता देखना चाहता है बिना किसी हैंडीकैप के। पिटते हुए भी बैफोमेट के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। तभी ग्रिफिन अचानक अनाउंस करता है कि वो मैच रोक रहा है। कहता है अब कोई पॉइंट नहीं है। अनाउंसर भी अग्री करता है और याद दिलाता है कि ये सिर्फ एग्जीबिशन मैच है। वो पूछता है कोई और चैलेंजर है क्या। उधर बैफोमेट का दिल एड्रेनालिन से तेज धड़क रहा होता है क्योंकि वो अभी भी लड़ना चाहता है। उसे मिस्टर मा की बात याद आती है कि वो इस हालत में ए रैंक हंटर को नहीं हरा सकता। उसे पता है वो वीक है, लेकिन अचानक उसे लगता है जैसे वो जमीन से अलग हो रहा हो या शायद बस इमेजिनेशन हो। अगले ही पल उसके अंदर का मॉन्स्टर स्नैप कर जाता है। वो ग्रिफिन को मिडिल फिंगर दिखाता है और झपटने की तैयारी करता है। डेंजर महसूस करते ही ग्रिफिन उसे पूरी ताकत से किक करता है। किक इतनी जोरदार होती है कि बैफोमेट खिड़की तोड़कर नीचे पूल में गिर जाता है। क्राउड, खासकर लड़कियां, चीख उठती हैं। बैफोमेट हैरान रह जाता है कि वो एक ही ब्लो में हार गया। दर्द के बीच उसे अपनी एबिलिटीज की बेहतर समझ मिलती है। फिर भी वो तय कर लेता है एक दिन ग्रिफिन उसके सामने घुटने टेकेगा। लेकिन अभी असली प्रॉब्लम यह है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। डूबते हुए एक लड़की उसे बचाने के लिए कूदती है। पानी की धुंध में उसे ब्लॉन्ड हेयर और स्ट्राइकिंग ब्लू आइज दिखती हैं।
लड़की उसके पास आती है। बेहोश होने से पहले वो उसके बाल पकड़कर मदद मांगता है। बाहर लड़कियां घबरा जाती हैं जब पूल में ब्लॉन्ड बाल तैरते दिखते हैं और मदद के लिए चिल्लाती हैं। उसकी कॉन्शियसनेस फेड होती है और वो एक अजीब मेंटल रेल में पहुंच जाता है। उसे याद आता है कि वो कभी नंबर 18 था जिसे सीनियर ने काम करने को कहा था। नंबर 18 को समझ नहीं आता कि कैसा काम। तभी उसका साथी ह्यूमन में बदलकर उस पर वार करता है और कहता है उसका काम है इंसानों के हाथों मारा जाना। अचानक बैफोमेट झटके से जाग जाता है। ड्रीम उसे याद रहता है क्योंकि ह्यूमन बनने के बाद ये नया एक्सपीरियंस था। वो ब्लॉन्ड लड़की को पास देखता है और याद करता है कि उसने उसकी मदद की थी। वो उसे घूरता रहता है जब तक उसकी दोस्त उसे वार्न नहीं करती कि नजरें हटाओ वरना आंखें निकाल देगी। गुस्साई औरतों को देखकर वो सोचता है कि ये कौन है। मिस्टर मा आकर सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। उनमें से एक अकिडना होती है, आर्क गिल्ड की प्रेसिडेंट। वो ब्लॉन्ड बाल का एक स्ट्रैंड दिखाती है और बताती है कि उनकी पूल पार्टी तब बर्बाद हो गई जब बैफोमेट पानी में गिरा। उसे ट्रेनी समझकर वो अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर पूछती है उसे बाल में क्या दिखता है। मिस्टर मा कहता है सिर्फ बाल। अकिडना ड्रामेटिक तरीके से बताती है कि ऐसे ब्लॉन्ड हेयर को मेंटेन करने में कितना पैसा और मेहनत लगती है और अपनी डार्क सर्कल्स दिखाती है। वो कॉम्पनसेशन मांगती है 116 मिलियन, एक गोल्डन स्ट्रैंड के लिए $1 मिलियन। मिस्टर मा घबरा जाता है। अब बैफोमेट ने सिर्फ ए क्लास हंटर ही नहीं बल्कि पूरी आर्क गिल्ड को नाराज कर दिया है। वो सोचता है इस लड़के की कर्मा बहुत खराब है। बैफोमेट ब्लंटली पूछता है क्या वो लड़की सच में इतनी वर्थ करती है। उसे पता ही नहीं कि वो कौन है। ब्लॉन्ड लड़की वैल्क्री होती है, ए क्लास हंटर और टॉप मॉडल, लेकिन बैफोमेट उसकी पॉपुलैरिटी नहीं समझ पाता। अकिडना रुकी को एक्सप्लेन करने से मना कर देती है और कहती है या तो पैसा दो या हंटर करियर छोड़ दो, बॉडी से इंस्टॉलमेंट्स भी चलेंगी। ये सुनते ही बैफोमेट का पुराना ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। गुस्से में वो मना कर देता है और मिस्टर मा की तरफ इशारा करता है। कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है या फिर ग्रिफिन की जिसने उसे किक किया। उसी पल ग्रिफिन सामने आ जाता है। लड़कियां फ्रीज हो जाती हैं। नेबुला गिल्ड का मेंबर। प्रेसिडेंट पूछती है क्या उसी ने किक किया था। ग्रिफिन कामली हाँ कहता है। स्टाफ भी एक्सीडेंट बताते हैं। फिर भी प्रेसिडेंट अड़ी रहती है। आखिर मिस्टर मा एजेंसी की तरफ से कॉम्पनसेशन अग्री करता है। कैश नहीं बल्कि टार के एक्सक्लूसिव राइट्स, लीगल प्रिविलेज। टार रिस्पॉन करेगा, एंडलेस लूट, एक्सटर्नल हंटर्स से फी भी। मिस्टर मा एक अनक्लियर टावर का 1 ईयर क्लेम ऑफर करता है। प्रेसिडेंट ड्रामा करती है फिर एक्सेप्ट कर लेती है। वैल्क्री होश में आती है, सब ठीक होने पर निकलती है। जाते हुए वो बैफोमेट को विंक करती है। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। मिस्टर मा थका हुआ माफी मांगता है। बैफोमेट बुदबुदाता है लोग पैसे के लिए कितने ऑब्सेस्ड हैं। फिर वैल्क्री का विंक याद आता है और वो सोचता है शायद वो उससे लड़ना चाहती है। तभी ग्रिफिन आकर उसे चढ़ाता है। इतना वीक की प्रेजेंस भी सेंस नहीं कर पाया। वो पूछता है उसने ब्लू बैंड कैसे निकाला। पूल में फ्लोटिंग मिला था। बैफोमेट स्मर्क करता है। लगता है तुम ही चाहते थे मैं जीतूं। ग्रिफिन कहता है ये टेस्ट था और पूछता है तुम असल में हो कौन। बात घूमती है। ग्रिफिन मानता है वो बदला नहीं चाहता, बस गुस्सा निकालना चाहता है। बैफोमेट समझ जाता है ग्रिफिन इसलिए नाराज है क्योंकि वो अपने भाई को खुद नहीं मार पाया। ग्रिफिन कहता है वो भाई को ट्रैश कह रहा है। बैफोमेट को अजीब नहीं लगता। ग्रिफिन उसकी ब्लड लस्ट हील करता है और कहता है तुम डीमन हो। बैफोमेट हंस पड़ता है, चैलेंज देता है स्ट्रांग बनो वरना मर जाओगे। ओरिएंटेशन के बाद मिस्टर मा उसे आउटस्कर्ट्स में एक पुराना घर देता है, ट्रेडिशनल कोरियन हाउस। बैफोमेट को हॉन्टेड लगता है। मिस्टर मा एक्सप्लेन करता है लो प्रोफाइल रखना है। बैफोमेट जगह एक्सेप्ट कर लेता है और वीड्स साफ करने का सोचता है। मिस्टर मा मजाक करता है, उसे लगा था पेंट हाउस मांगेगा, लेकिन बैफोमेट बस इतना कहता है कि उसे ऊंचाई पर रहना पसंद नहीं है, वहां उसे घुटन महसूस होती है। ये रिएक्शन डायरेक्टर की उम्मीद जैसा नहीं होता, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मिस्टर मा ये टॉपिक उठाता है कि ओरिएंटेशन के पहले दिन के बाद कुछ खास होता है या नहीं। बैफोमेट जवाब देता है कि कुछ नहीं होता। हालांकि उसे याद आता है कि पूरे ऑडियल के दौरान ग्रिफिन की नजरें उस पर टिकी हुई थीं, लेकिन वो उस पल इसका जिक्र नहीं करता। कहीं से कोई उसे नया घर लेते हुए देख रहा होता है और उसे इस्तेमाल करने का फैसला करता है। हमारे लड़के को अचानक शार्प अवेयरनेस होती है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन मिस्टर मा को कोई नजर नहीं आता। फिर वो बात घुमाकर बैफोमेट की नई जॉब पर आता है। ओरिएंटेशन के तुरंत बाद काम देने के लिए माफी मांगता है, लेकिन समझाता है कि ये पोजीशन उसके लिए परफेक्ट है। आमतौर पर ओरिएंटेशन के बाद रूकीज को 4-4 के ग्रुप्स में बांटा जाता है ताकि मेंटोर की निगरानी में उनकी स्किल्स बैलेंस हो सकें। थोड़ी देर बाद उसका ग्रुप उसका इंतजार करता है। तभी मेंटोर उसका कोड नेम बुलाता है और मजाक में कहता है कि इतनी फेमस शख्सियत को गाइड करना उसके लिए सम्मान की बात है। बैफोमेट चिड़चिड़ा रहता है। पूरा तमाशा उसे इरिटेट करता है। उसे मिस्टर मा की वो बात याद आती है जिसमें उसने ड्राइव हंटिंग का जिक्र किया था, एक तरीका जिसमें हंटर्स जानवर को घेर कर मारते हैं।
उसे बताया गया था कि जिस क्रिमिनल के पीछे वो हैं वो असल मास्टरमाइंड नहीं बल्कि एक पपेट है जिसे फॉलो करके असली कल्प्रिट तक पहुंचना है। लेकिन मिस्टर मा ने वार्न किया था कि अगर मेंटोर बी क्लास है तो उसका सुपीरियर उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर वो बी क्लास को नहीं हरा सकता तो मास्टरमाइंड तो उसकी लीग से बहुत बाहर होगा। अब प्रेजेंट में मेंटोर अपना परिचय देता है। क्वार्ट्स, एक बी क्लास हंटर जो पहले फ्रीलांस था लेकिन अब गवर्नमेंट के साथ काम करता है। वो बैफोमेट से पूछता है कि क्या उसने किसी तरह उसे ऑफेंड किया है, जिसे बैफोमेट तुरंत नकार देता है। क्वार्ट्स कुछ प्रिकॉशन समझाने लगता है लेकिन बैफोमेट का ध्यान फिर मिस्टर मा से हुई बातों की तरफ चला जाता है। हंटर जो हंटर्स का शिकार करते हैं। मिस्टर मा का मानना था कि यही लाइफ का नेचुरल कोर्स है, पहले जानवर फिर अपनी ही जाति। बैफोमेट को ये लॉजिक पसंद नहीं आता लेकिन उसे बताया गया था कि बिना इन्फॉर्मेशन जुटाए टारगेट पकड़ा नहीं जा सकता। बैफोमेट का मकसद सिर्फ इंटेल नहीं है, उसे मेंटोर के करीब जाना है ताकि एविडेंस इकट्ठा कर सके और उसे जिंदा पकड़ सके, मारने के बजाय। इस ख्याल से ही उसे थ्रिल महसूस होती है। जिंदा शिकार मतलब शायद कोई लिम्ब भी काट सके, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आता कि करीब कैसे जाए। तभी मेंटोर उन्हें डी क्लास गेट दिखाता है और बताता है कि उन्हें डी क्लास मॉन्स्टर्स से लड़ना होगा। रुकीज को उसकी सुपरविजन में डंजन क्लियर करना है। एक रुकी कहता है कि वो तो पेपर पर एफ क्लास है। मेंटोर समझाता है कि डी रैंक रुकीज के लिए लोएस्ट है और ओरिएंटेशन में इसके लिए ट्रेनिंग दी गई थी। रुकीज एक दूसरे को देखते हैं, किसी को कुछ याद नहीं। तभी हमारा लड़का बोलता है कि एफ और ई रैंक मॉन्स्टर्स मिलिट्री वेपन से मारे जा सकते हैं, इसलिए डी रैंक हंटर्स को दिए जाते हैं। मेंटोर उसकी तारीफ करता है। असल में बैफोमेट लेक्चर में सो गया था लेकिन मिस्टर मा ने उसे पूरा मैनुअल रटवा गया था। मेंटोर कंफर्म करता है कि डी क्लास मॉन्स्टर्स मिलिट्री वेपन से नहीं मरते और टीम वर्क से मिशन जल्दी खत्म हो जाएगा। वो सबको वेपन्स लेने और गेट में घुसने को कहता है। बैफोमेट से वेपन पूछा जाता है तो वो अपनी फिस्ट्स दिखा देता है। मेंटोर हैरान होता है क्योंकि वो फाइटर टाइप नहीं है। तभी कोई उसे धक्का देता है और नो इट ऑल बनने का ताना मारता है। बैफोमेट पहचान लेता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने ओरिएंटेशन के पहले दिन उसे बुरा भला कहा था। डंजन के अंदर बल्कि वाला एक मॉन्स्टर मार देता है लेकिन पीछे से दूसरा आ जाता है। मेंटोर ऑब्जर्व करता है, ताकत है, एजिलिटी नहीं। लड़की डैगर लेकर तेजी से दौड़ती है, फास्ट है, ब्रेव है, लेकिन परसिस्टेंस नहीं। तीसरा मैजिक ब्लास्ट करता है, पावर अच्छी है, एम बेकार, कोऑर्डिनेशन की भारी कमी। फिर मेंटोर की नजर बैफोमेट पर जाती है जो बोर्ड खड़ा है और मॉन्स्टर के अटैक्स आराम से डॉज कर रहा है। दो मॉन्स्टर्स एक साथ आते हैं फिर भी वो आसानी से बचता है, सिर झुकाता है, डॉज करता है, एक को किक से मारता है, बाकियों पर झपटता है, नंगे हाथों से दो मॉन्स्टर्स पकड़कर क्रश कर देता है और हाथ गंदे होने की शिकायत करता है। मेंटर उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और जजमेंट नोट करता है। बैफोमेट साफ तौर पर इर्रेगुलर है, रॉ टैलेंट से भरा हुआ, लेकिन सिर्फ टैलेंट से ये मास्टरी एक्सप्लेन नहीं होती, कुछ और है। उसी पल बैफोमेट ऑकवर्ड स्माइल देता है जैसा मिस्टर मा ने सिखाया था। थोड़ी देर में बाकी मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जोन की तैयारी होती है लेकिन बैफोमेट संतुष्ट नहीं है। उसे मॉन्स्टर्स बहुत वीक लगते हैं। वो मेंटर को देखता है, बी क्लास हंटर। वो चाहता है कि अगला अपोनेंट ऐसा हो जो एक ही मूव में इंप्रेशन छोड़ दे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंचते हैं लेकिन बॉस दिखाई नहीं देता। मेंटर हैरान होता है और बॉडीज इकट्ठा करने को कहता है। फिर समझाता है कि बॉस दो कंडीशन में आता है, या तो सारे छोटे डीमंस मरे या खून की गंध से उसे उकसाया जाए। अचानक जमीन कांपती है और एक मैसिव डेथ वर्म निकल आता है। मेंटर वार्न करता है कि ये ब्लड की तरफ अट्रैक्ट होता है, बल्कि रुकी डर जाता है। अटैक से पहले ही बैफोमेट उसे किक करके साइड में कर देता है और उसका वेपन छीन लेता है। सब चिल्लाते हैं कि बाउंड आइटम यूज नहीं कर सकता, लेकिन बैफोमेट नहीं सुनता। मेंटर भी पोलाइटली रोकता है लेकिन वो हवा में इतनी ऊंचाई तक कूदता है कि सब दंग रह जाते हैं। मेंटर सोचता है सब खत्म, लेकिन बैफोमेट डेथ वर्म को एक ही स्लैश में दो हिस्सों में काट देता है और स्मूथली उतरता है। मेंटर सन्न रह जाता है, बॉस मर चुका है। बैफोमेट को माइंस वाला समय याद आता है जब ताकत ही रिस्पेक्ट की करेंसी थी। कंपेनियंस अनमनी ढंग से एडमायर करते हैं, लड़की तो पहले ही उस पर फिदा हो चुकी है। मेंटर तालियां बजाता है और फिर शॉकिंग बात कहता है, बैफोमेट को अब गाइडेंस की जरूरत नहीं, वो अकेले काम कर सकता है। ये सुनकर बैफोमेट परेशान हो जाता है क्योंकि उसका मिशन मेंटर के करीब रहना था। उसे अर्ली ग्रेजुएशन और क्रिस्टल्स का हिस्सा ऑफर किया जाता है। वो अपनी स्ट्रेंथ डाउन प्ले करता है लेकिन कोई नहीं मानता। मेंटर उन्हें डिसमिस करता है। बैफोमेट सोचता है उसने कहाँ गलती की। तभी लड़की उसका नंबर मांगती है। बाद में मिस्टर हर्मा अपनी गलती मानता है और उसे आसान मिशन देता है, सी रैंक क्रिमिनल हंटर को लीगली एलिमिनेट करना। मिशन के बाद वो स्ट्यू और स्टीम्ड पोर्क खाता है। क्वार्ट्स को याद कर दीवार पर मुक्का मारता है। अगले दिन क्वार्ट्स फिर टीम लीड करता है। बैफोमेट दूर से ऑब्जर्व करता है। फ्रेंडली तरीका काम नहीं करेगा, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्वार्ट्स में कोई क्राइम नहीं दिखता। तब समझ आता है कि मिस्टर मा ने करीब जाने को क्यों कहा था। डीमन वर्ल्ड में होता तो टॉर्चर करता। क्वार्ट्स पलट कर देखता है, बैफोमेट छिपा रहता है। तभी क्वार्ट्स अपनी वाइफ युआन को पुकारता है। वो आती है। फोन भूल गई थी। क्वार्ट्स उसे कांपते हाथों से गले लगाता है। बैफोमेट को आइडिया आता है।
बाद में क्वार्ट्ज घर आता है और बैफोमेट को देखकर चौंकता है। वाइफ बताती है कि बैफोमेट ने उसकी जान बचाई। डिनर पर बुलाती है, वो बहुत खाता है, एक्स्ट्रा डिशेस लाती है। बैफोमेट को उसमें कुछ अदर वर्ल्डली फील होता है। क्वार्ट्ज इंडिपेंडेंट हंटर के बारे में पूछता है। प्लेट गिरने की आवाज आती है। वाइफ कहती है वो संभाल लेगी। बैफोमेट कैजुअली रहता है, तुमने उसे पहले ही खो दिया है। क्वार्ट्ज सन्न रह जाता है। बैफोमेट बात बदल देता है। सच ये है कि क्वार्ट्ज की वाइफ बहुत पहले मर चुकी थी। कहानी फ्लैशबैक में क्वार्ट्ज और यूएन की जिंदगी पर लौटती है, जो बचपन के स्वीट हार्ट्स थे। हर स्कूल, जिंदगी के हर फेज में वो हमेशा साथ रहे। बाद में दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं, ये मानते हुए कि अब उनकी हैप्पीली एवर आफ्टर शुरू हो चुकी है। शादी के बाद क्वार्ट्ज को पता चलता है कि वो एक इर्रेगुलर हंटर है, लेकिन यूएन उसकी प्रोफेशन से खुश नहीं होती। ये एक अच्छी नौकरी है जिसमें बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन इसमें उसका पति फ्रंट लाइंस पर जाता है, जो बेहद खतरनाक है। दूसरी तरफ क्वार्ट्ज को एक्साइटमेंट होती है कि गेट्स और टावर्स से रेयर और वैल्यूएबल आइटम्स हासिल करके वो अमीर बन सकता है। लेकिन यूएन नहीं चाहती कि वो पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। वो बस चाहती है कि वो सेफ रहे। उसकी खातिर क्वार्ट्ज फेम और ग्लोरी छोड़ देता है और एक ग्रेट हंटर बनने का सपना त्याग देता है। इसके बजाय वो मेंटर बन जाता है। ये काम आसान नहीं होता। कई बार वो खुद से उम्र में बड़े नोविस हंटर्स को भी मेंटर करता है। उसे उम्मीद है कि धीरे धीरे वो इसमें बेहतर हो जाएगा। एक दिन वो घर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस लाता है, जो किसी को इंस्टेंटली एक तय जगह पर भेज सकता है। वो ये यूएन को देता है और कहता है कि इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल करना। फिर एक गेट शॉक होता है और उनकी दुनिया टूट जाती है। यूएन मॉन्स्टर्स से छिपती है, डेस्परेटली टेलीपोर्टेशन डिवाइस ढूंढती है ताकि सेफ निकल सके। प्रेजेंट में उसे एहसास होता है कि उसने वो डिवाइस कभी यूज ही नहीं किया, क्योंकि उस दिन उसकी मौत हो गई थी। कहानी फिर से उस ट्रेजिक पल में लौटती है। यूएन एक औरत को डेंजर में देखती है और उसे भागने में मदद करती है। दोनों दौड़ती हैं, लेकिन यूएन ठोकर खाकर गिर जाती है। वो औरत पूछती है कि क्या वो ठीक है, और यूएन जल्दी से उसे पास के शेल्टर में भागने को कहती है। अफरा तफरी में टेलीपोर्टेशन डिवाइस उसके बैग से गिर जाता है और वो औरत उसे देख लेती है। अपनी जान को प्राथमिकता देते हुए वो डिवाइस यूज करती है और सेफ निकल जाती है। अगले ही पल जैसे ही वो गायब होती है, यूएन के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। प्रेजेंट में यूएन मानती है कि उस दिन उसकी मौत हुई थी, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाई कि वो अब तक जिंदा कैसे है। शायद इसमें उसके पति का हाथ है। रियलिटी में हमारा लड़का क्वार्ट्ज को उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर देता है जो यूएन को हिट करने की कोशिश कर रही थी। अपने इन्फ्लुएंस से क्वार्ट्ज उस कस्टमर को ट्रेस करता है जिसने कार रेंट की थी और उसका एड्रेस निकाल लेता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो अंदर अपनी पत्नी को देखकर शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, लेकिन जवाब उसे नहीं बल्कि हमारे लड़के से मिलता है, जो पीछे से दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि उसे पता था क्वार्ट्ज जरूर आएगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। बैफोमेट कहता है कि उसे क्वार्ट्ज की क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो श्योर है कि उसने ये सब अपनी पत्नी को जिंदा करने के लिए किया। जब बैफोमेट उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, क्वार्ट्ज उसे मना करता है। बैफोमेट कहता रहता है कि जैसे ही उसे एहसास होगा कि वो मर चुकी है, वो शायद कॉप्स की तरह शटडाउन हो जाएगी। क्वार्ट्ज गुस्से में फिर चेतावनी देता है, लेकिन बैफोमेट मेथड पूछता रहता है। क्वार्ट्ज चिल्लाता है कि उसे मत छुओ। फिर भी बैफोमेट बेपरवाह होकर यूएन को पकड़ता है और कैजुअली उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो क्वार्ट्ज से कहता है कि वो पहले से ही मरी हुई है और अगर उसके पास सच में उसे जिंदा करने की ताकत है तो नाटक करना बंद करे। क्वार्ट्ज का गुस्सा आखिर फूट पड़ता है। वो इन्वेंट्री से अपना वेपन समन करता है। बैफोमेट भी खुद को तैयार करता है, कहता है कि उसे क्वार्ट्ज जिंदा चाहिए, इसलिए वो बस उसके हाथ काटेगा। एक जोरदार क्रैश के साथ उनके वेपन्स टकराते हैं। क्वार्ट्ज हमला करता है। बैफोमेट डैगर से ब्लॉक करता है। क्वार्ट्ज अपना वेपन फेंकता है और बैफोमेट का डैगर दूर गिर जाता है। बैफोमेट आगे बढ़कर वार करता है, लेकिन क्वार्ट्ज वार झेल लेता है और तुरंत इन्वेंट्री से दूसरा वेपन समन करता है। लड़ते हुए क्वार्ट्ज की यादें उमड़ पड़ती हैं। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक वो हमेशा साथ थे। उसे वो पल याद आता है जब उसने उसकी लाइफलेस बॉडी देखी थी और समझ नहीं पाया था कि टेलीपोर्टेशन डिवाइस होने के बावजूद वो कैसे मर गई। तब उसे एहसास हुआ कि किसी ने डिवाइस चुरा ली होगी और वो बदला लेने शेल्टर गया। उसे लगा कि एक इंसान मरे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शेल्टर पहुंचकर उसने देखा कि वो औरत और अंदर मौजूद सब लोग पहले से मरे पड़े थे। मॉन्स्टर्स ने शेल्टर इन्वेड कर लिया था। उसकी पत्नी का उस दिन मरना तय था, किसी भी तरह। फिर भी वो यूएन को जाने नहीं दे सका, मौत में भी नहीं। प्रेजेंट में बैफोमेट कहता है कि क्वार्ट्ज ने जरूर कोई तरीका ढूंढ लिया होगा उसे रेजरेक्ट करने का, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्वार्ट्ज ठंडे लहजे में कहता है कि उसे मारने के बाद वो फिर उसके पास लौट जाएगा। वो सेलेस्टियल स्पीयर समन करता है और हमला करता है। बैफोमेट बेपरवाह रहते हुए क्वार्ट्ज के आर्म पर स्लैश करता है। खून बहने लगता है और लड़ाई और तेज हो जाती है। उसका स्वॉर्ड क्वार्ट्ज के अंदर तक घुस जाता है, उसे लड़खड़ा देता है। वो उसे चढ़ाता है कि जो फाइटर्स इमोशंस में बह जाते हैं वो हमेशा टूट जाते हैं। क्वार्ट्ज कांपते हुए खड़ा है और लड़ाई हार चुकी है। जैसे ही फीलिंग्स हावी होती है, बैटल खत्म हो जाती है। 2 हफ्तों की प्रिपरेशन और नतीजा ये कमजोर फाइट।
उसका पेशेंस टूट जाता है और वो धमकी देता है कि अगर उसने सही फाइट नहीं दिखाई तो वो उसके सारे लिम्स पाट देगा। क्वार्ट्ज कांपती आवाज में पूछता है कि वो उसकी पत्नी को वापस लाने में दखल क्यों दे रहा है। हमारा लड़का उसे याद दिलाता है कि उसका कर्तव्य लॉ ब्रेकर्स को हंट करना है। क्वार्ट्ज कहता है कि जान बचाना क्राइम नहीं हो सकता। ये बात बैफोमेट के गुस्से को और भड़का देती है। उसने इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि एक फॉरबिडन डील हुई थी जिसने सारे रूल्स तोड़ दिए, फिर भी ये आदमी खुद को इनोसेंट दिखा रहा है। बैफोमेट ब्लेड उठाते हुए कहता है कि मौत ही इसका सही अंत है। तभी युआन का शरीर हल्का सा झटके से हिलता है। टूटती हुई आवाज में वो खून की गंध की बात करती है। दोनों के सामने सिस्टम वार्निंग फ्लैश होती है। बताया जाता है कि फेल रेजरेक्शन से एक अनस्टेबल डिमोनिक एंटिटी बन गई है और सभी हंटर्स को उसे खत्म करने का आदेश दिया जाता है। तभी एक भयानक रूप अंदर घुस आता है, आधा शरीर युआन का, आधा डीमन का। क्वार्ट्ज सन रह जाता है, हॉरर उसके चेहरे पर फैल जाता है। वो क्रीचर खून की क्रेविंग दोहराती है और उसकी ओर रेंगती है। बैफोमेट आगे बढ़ता है, गुस्से में कि डीमन उसकी प्रे छीन रहा है। एक क्लीन स्विंग में वो उसकी एक टेंटिकल काट देता है। डीमन चीखता है और गिर पड़ता है। क्वार्ट्ज उसका नाम पुकारता रहता है, सच्चाई से अंधा। बैफोमेट की ऑरा भड़क उठती है। उसका पैसिव स्किल डेथ थ्रोज एक्टिवेट हो जाता है। वो क्वार्ट्ज को ताना मारता है कि वो अब भी फैंटेसी से चिपका हुआ है। डीमन उसे घूर कर मारने की धमकी देता है। हमारा लड़का कहता है कि रेजरेक्शन शुरू से ही गलत लग रही थी। बैफोमेट आगे बढ़ता है और रूथलेस प्रिसिजन से उसे काट डालता है। ब्लेड उसके शरीर को चीरते हुए उसे 2 हिस्सों में बांट देती है और आंखों पर वार करती है। खून बारिश की तरह फैल जाता है। सन्नाटा छा जाता है। युआन का कटा हुआ सिर उसके पति के पैरों में गिरता है। क्वार्ट्ज उसकी लाइफलेस आंखों को देखते हुए रो पड़ता है। सिस्टम अलर्ट आता है कि बजर्क स्टेट ट्रिगर हो गया है। हमारा लड़का सिर पकड़कर गाली देता है। टाइमिंग खराब है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। क्वार्ट्ज मरने के लिए मार्क्ड है। बजर्कर स्टेट में बस एक ख्याल बचता है, अगर क्वार्ट्ज अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है तो उसे मौत में फॉलो करना होगा। तभी वार्निंग आती है कि बॉडी 99% डेंजर लेवल पर है। सिस्टम मूवमेंट फ्रीज कर देता है। बैफोमेट छटपटाता है। क्वार्ट्ज तलवार उठाकर उसे दोष देता है। बैफोमेट आखिरी वार के लिए जूझता है, लेकिन शरीर नहीं हिलता। क्वार्ट्ज कहता है कि उसकी किस्मत उसी की करनी है। हमारा लड़का सिस्टम को कोसता है। इंटरफेस कहता है कि वो उसकी सेफ्टी की सबसे ज्यादा परवाह करता है। तभी माँ आ जाता है और एक लाइटनिंग किक से क्वार्ट्ज को जमीन पर पटक देता है। वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन मुश्किल थी, लेकिन सही साबित हुई। क्लीनअप का ऑफर देता है। बैफोमेट कहता है कि सिस्टम ना रोकता तो वो जीत जाता। माँ उसकी हालत देखता है। बाद में वो कार में बैठा है। टेयोंग पूछता है उसकी हालत। माँ बताता है कि वो आम मांग रहा था तो दे दी। टेयोंग कहता है कि उसने बाकी हंटर्स को फेक रिपोर्ट्स देकर हटा दिया, लेकिन केस में कुछ गड़बड़ है। कॉप्स से डीमन बनना किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। बैक सीट में क्वार्ट्ज चुप है। माँ उससे सच पूछता है। क्वार्ट्ज अफवाहों की बात करता है, एक नए डिपार्टमेंट की जो क्रिमिनल हंटर्स को हंट करता है। उसे नहीं पता था माँ इसे लीड कर रहा है। वो मानता है कि उसने बदले में अपनी पत्नी पाई, एक अक्षम्य अपराध के जरिए। कार में सन्नाटा है। माँ जानता है कन्फेशन नहीं आएगा। वो ड्राइवर को चेतावनी देता है कि आगे का रास्ता और मुश्किल होगा। तभी ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। कार क्रैश हो जाती है। रैकेज में डेमोनिक रिमेन्स बिखरते हैं और फिर से जुड़ने लगते हैं। पास एक कैट खिड़की से कूदकर ग्लोइंग टैबलेट पर उतरती है। स्क्रीन पर हंटर प्रोफाइल चमकता है। हमारा हीरो बैफोमेट हॉस्पिटल टेबल पर जागता है। चेस्ट पर व्हाइट कैट बैठी है। युआन आती है। पेशेंट 302 का नाम लेती है। उसकी टीजिंग उसे परेशान करती है। युआन कैट को उठाती है और कहती है सिस्टम लॉकडाउन अभी भी है। बैफोमेट उसे फ्रॉड कहता है। युआन बताती है हॉस्पिटल उसी का है और अब वो उसका कर्जदार है। युआनसन मुस्कुराकर उसका शर्ट फुट से उठाती है। उसकी नई पावर्स पर कमेंट करती है। बैफोमेट कहता है उसने पहले भी कुछ किया था। वो टाल देती है, कहती है उसे ह्यूमिलिटी सीखने की जरूरत है। वो कुछ कर पाती उससे पहले माँ आ जाता है, रिसेप्शनिस्ट से बैफोमेट का लोकेशन पूछकर। कमरे से आती शाउटिंग सुनते ही माँ अंदर दौड़ता है और बैफोमेट को जमीन पर बिखरा हुआ पाता है। युन सेओन हंसते हुए मानती है कि उसे टीज करना हमेशा उसका दिन अच्छा बना देता है। बैफोमेट माँ पर आरोप लगाता है कि उसने यूनान के साथ मिलकर उसे गवर्नमेंट सर्विस में फंसाने की साजिश रची, लेकिन माँ इनकार करता है और बताता है कि उनका प्रोफेशनल कनेक्शन गिल्ड से भी पहले का है और बैफोमेट की गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट फैसिलिटी है जहां कभी बैफोमेट के पावर लेवल्स टेस्ट किए गए थे। रिजल्ट्स निराशाजनक निकले और उसे पेशेंट के तौर पर एडमिट किया गया। बैफोमेट इसे मानता है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पर सवाल उठाता है। तभी माँ एक चौंकाने वाली खबर देता है। क्वार्ट्ज मर चुका है। पब्लिक तौर पर एक मास्टरमाइंड ने नेक्रोमैंसी से उसे मार दिया। सिर्फ जले हुए अवशेष बचे हैं। करप्टेड हंटर्स की इन्वेस्टिगेशन शायद आगे चलकर कल्प्रिट की पहचान उजागर करे। बैफोमेट के अंदर गुस्सा उमड़ पड़ता है। क्वार्ट्ज को जिंदा पकड़ने की उसकी सारी तकलीफ अब बेकार लगती है।
माँ माफी मांगता है, लेकिन बैफोमेट खुद मास्टरमाइंड का पीछा करने की इजाजत मांगता है। माँ उसे चेतावनी देता है कि उसकी मौजूदा ताकत काफी नहीं है। खुद माँ भी क्वार्ट्स के अंदर छुपी प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाया था, जिससे पता चलता है कि मास्टरमाइंड कितना खतरनाक और मेटिकुलस है। वो उसकी ताकत एस रैंक के करीब मानता है, लेकिन हमारा लड़का वार्निंग को नजरअंदाज करता है और माँ की नाकामी का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि अगर उसे पहले बताया जाता तो वो क्वार्ट्स को जिंदा पकड़कर सच उगलवा लेता। माँ गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और याद दिलाता है कि ये कोई गेम नहीं है, मास्टरमाइंड को गिराना बी रैंक हंटर के बस की बात नहीं। हमारा लड़का खुद को छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल जाता है, माँ की आवाज़ों को अनदेखा करते हुए। बिना पीछे देखे वो बीच की उंगली उठा देता है। माँ बड़बड़ाते हुए गाली देता है, उसके एटीट्यूड से पूरी तरह तंग आ चुका है। यूनाइन पूछती है कि क्या वो फिर लड़ पड़े, और माँ मानता है कि बस फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। वो क्यूरियस होकर सिर झुकाती है, लेकिन माँ टॉपिक बदलकर उसकी ट्रीटमेंट मेथड्स के बारे में पूछता है। वो उस पर बैफोमेट की हालत से पैसे कमाने का आरोप लगाता है। यून विरोध करने लगती है, लेकिन माँ एक्सटॉर्शन की रिपोर्ट करने की धमकी देता है। वो तुरंत सफाई देने लगती है। उसके मुताबिक गवर्नमेंट एजेंट्स एक खून से लथपथ लड़के को लाए थे और कहा था जिंदा रहे या मरे इलाज करना है। उसे देखते ही उसने पहचान लिया कि ये हमारा लड़का है। गवर्नमेंट ने उसे हीरो बनाने की कोशिश की थी, जैसे कई औरों के साथ किया, और हर बार की तरह नाकाम रहे। माँ उसे उसके गवर्नमेंट टाइज याद दिलाता है, लेकिन यूनियन बस मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या वो अब भी आंख बंद करके उनके आदेश मानता है। वो बताती है कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था पेशेंट नहीं बचेगा। तभी अचानक एक लाल सिस्टम विंडो आई, जिसने जान से मारने की धमकी दी अगर वो उसे बचाने में नाकाम रही। उस झटके ने उसे उसकी लिमिट से आगे धकेल दिया। माँ समझता है कि ये कमांड साधारण नहीं थी। यून मानती है कि वो बैफोमेट पर नजर रखने के लिए पैसे के कर्ज का नाटक कर रही थी। माँ नोट करता है कि सिस्टम ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे उसकी अपनी इच्छा हो, जबकि यूनियन हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि वो प्रेजेंस पूरी तरह बैफोमेट को समर्पित लगती है। उधर तेयोंग बैफोमेट को बताता है कि सिस्टम लॉकडाउन अभी भी है और उसे आराम करने की सलाह देता है। वो कहता है कि दूसरे हंटर्स भी ऐसे पॉजेस झेलते हैं, इसे एक फोर्स्ड वेकेशन समझो। उसका ख्याल माँ की ओर जाता है, जिसने निगरानी से ज्यादा अब उसकी प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि उसका डेटा मास्टरमाइंड तक पहुंच चुका हो सकता है। तेयोंग अलर्ट रहने पर सहमत होता है। प्रेजेंट में हमारा लड़का तेयोंग के ईयरिंग्स देखता है और सोचता है ऐसे एसेसरीज उसे कहाँ मिलेंगे। बाद में रेस्टोरेंट में खाते हुए उसे एहसास होता है कि उसे आराम चाहिए, और इंसान बने हुए उसे काफी समय हो गया है। उसने कुछ भी एंजॉय नहीं किया। वो एक्स्ट्रा राइस और मीट मंगाता है, भूख से खाता है, डिशेस की फोटोज लेता है और स्नैक्स लेकर निकल जाता है। दोपहर वो यूं ही भटकता रहता है, आर्केड में गेम्स खेलता है, एक शांत कोने में पड़ता है और एक मूवी देखता है जिसमें एक औरत अपने पैर खो देती है। मजा लेने की कोशिश के बावजूद एम्प्टीनेस उसे जकड़े रहती है। उसका कमजोर शरीर पिंजरे जैसा लगता है और वो सोचने लगता है कि इंसान बनना गलती तो नहीं थी। पावर खोना शायद उसकी हालत समझाता है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि बात इससे ज्यादा गहरी है। वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले मुकाम पर है। तभी एक सिस्टम विंडो पूछती है कि क्या वो उदास है। वो सिस्टम को कोसता है, अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दोष देता है। सिस्टम कहता है कि उसने सब उसके लिए किया, लेकिन वो मानने से इनकार करता है। तभी हवा में ग्लोइंग सिंबल्स बनने लगते हैं और अजीब प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट होते हैं। सिस्टम चेतावनी देता है कि बार बार फेलियर से फुल रीस्टार्ट होगा। उलझन में बैफोमेट पूछता है क्या हो रहा है, और सिस्टम से उसे मार देने तक को कह देता है। प्रोसेस पूरा होता है और एक लड़की की आवाज़ आती है, जिसे यकीन है कि इस बार सक्सेस मिलेगी। वो एंटिटी को चुनौती देता है कि टॉर्चर बढ़ाने की बजाय उसे मार दे। एक शांत फेमिनिन आवाज़ माफ़ी मांगती है और बताती है कि अर्थ का सिस्टम कभी उसकी ओरिजिनल ड्यूटी नहीं था। कई आवाज़ें गूंजती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर प्रकट होकर उसके खोए हुए पावर्स की सच्चाई बताती है। अरबों बार उसके सामने आने की कोशिश की गई। अरबों सिमुलेशंस चले कि अगर उसकी ताकत इंसानी शरीर में रहे तो क्या होगा। हर बार उसकी ब्रूटल मौत हुई। उसे जिंदा रखने का एकमात्र तरीका पावर्स हटाना था। वो मानती है कि उसने उसे चुना क्योंकि वो उसकी अल्टीमेट इच्छा पूरी करेगा। टावर से उसकी डेस्परेट चीख उस तक पहुंची थी। जब वो पूछता है सिमुलेशंस में उसे किसने मारा, तो वो उससे भी ज्यादा ताकतवर बीइंग्स के दृश्य दिखाती है। काले रेवेंस घूमते हैं। वो याद दिलाती है कि पावर का रास्ता उसे पहले से पता है। उसकी भूख ही उसे बढ़ाएगी और उसका नाम फिर डर बहलाएगा। आखिरी ब्लेसिंग के साथ वो उसकी एबिलिटीज लौटा देती है। मास्टर ऑफ वेपन्स लेवल 2 पर पहुंचता है। डेथ थ्रोज इवॉल्व होकर एड्रेनलिन बनता है और नए स्किल्स अनलॉक होते हैं। वो देखता है तो वो जा चुकी है। हॉस्पिटल में माँ यूनियन को डीमन का सैंपल देता है। वो पहचान कंफर्म करती है और रिजल्ट्स का वादा करती है। वो बताती है कि उसने टच बेस्ड डेटा एबिलिटी से बैफोमेट का एनालिसिस किया। माँ शक करता है, लेकिन डेटा लॉजिक से परे हैं। स्टैट्स 1 महीने में 10 गुना बढ़ चुके हैं। इसी बीच बैफोमेट को हिडन क्वेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने डिसाइपल ऑफ रैथ रेवन को मारा और नया स्किल पाया।
उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैलती है। एफ क्लास से एस क्लास तक रैंक्स होते हैं, बीच में बड़े गैप्स हैं। ज्यादातर हंटर्स लड़ाई और ट्रेनिंग से बढ़ते हैं। फास्ट ग्रोथ का एक हिडन रास्ता होने की अफवाह है। माँ और बफोमेट मिलते हैं। बफोमेट कैजुअली कहता है कुछ खास नहीं हुआ। युन पास आकर उसका कंधा पकड़ती है और पेशेंट 302 कहती है। वो हटाने को कहता है, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन एबिलिटी से डेटा निकाल लेती है और शॉक में माँ को बताती है कि उसकी ग्रोथ असामान्य है। बफोमेट समझता है कि कोऑपरेशन से बचना मुश्किल है। सिस्टम कहता है गोल्स अलाइंड है। माँ मिशंस की बात करता है। बफोमेट टावर मिशन चाहता है। एसोसिएशन में रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एफ क्लास को टावर नहीं मिलता। एक स्पेशल मिशन गिल्ड वालों के लिए है। आर्क गिल्ड के लीडर टावर के सामने घोषणा करती है, लूट का 90% हंटर्स का होगा, बॉस फाइट गिल्ड का। क्राउड एक्साइटेड है। बफोमेट चुपचाप देखता है। सिस्टम उसे चढ़ाता है। गुस्से में वो पीछे खड़े हंटर से टकरा जाता है। झगड़ा बढ़ता है। लीडर दखल देती है और सबको टीम याद दिलाती है। वो टावर स्ट्रक्चर समझाती है। बॉस चेंबर तक पहुंचने से पहले 3 गेट्स क्लियर करने होंगे। हर गियर में 6 हंटर्स एंटर करेंगे और चैलेंजेस रैंडम होंगे, जैसे फुल डीमन एक्सटर्मिनेशन, पजल्स या एग्जिट्स गार्ड करते डेडली ट्रैप्स। एंट्री से पहले किसी को नहीं पता होगा कि किस टाइप का सामना होगा। मैप्स हर 24 घंटे में रैंडम चेंज होते हैं, इसलिए वो रोल कॉल शुरू करती है। अलग अलग गिल्ड्स के हंटर्स के नाम लेती है। एलएम फ्रॉम नॉर्ड, पेगन और सॉल फ्रॉम नेबुला, रीपर फ्रॉम डिफाइंस। जैसे ही स्वीट पिंक एंजल गिल्ड से बाफोमेट का नाम लिया जाता है, वो हल्का सा चौंकता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और सारी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। रीपर जानबूझकर मुस्कुराती है। ऑफिस में वापस रिवील होता है कि हमारे लड़के को गिल्ड में डालने वाला माँ ही था। माँ यूनियन के साथ गिल्ड असाइनमेंट्स डिस्कस कर रही है। वो पूछती है कि उसने बाफोमेट को उसकी फेक गिल्ड में क्यों डाला, जो सिर्फ गवर्नमेंट फंड्स ड्रेन करने का फ्रंट है। माँ समझाता है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाफोमेट के पास कोई चॉइस नहीं थी। यूनियन जोर से हंस पड़ता है, ये कहते हुए कि इतना स्वीट और हार्मलेस नाम उसकी पर्सनालिटी से कितना क्लैश करता है। माँ भी हंसते हुए मान लेता है कि सिर्फ ये जोक ही इसे वर्थ इट बनाता है। टावर में पेगन भी हंसता है, बोलता है कि नाम उस पर परफेक्टली फिट बैठता है। बाकी लोग भी मजाक उड़ाते हैं और बाफोमेट चुपचाप कसम खाता है कि इस बेइज्जती के लिए वो किसी दिन माँ को जरूर मारेगा। लीडर ऑर्डर रिस्टोर करती है और सबको याद दिलाती है कि टावर के अंदर होने वाली मौतों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्क गिल्ड की नहीं है। गेट खुलते ही सब अपने हाल पर होंगे। मैसिव डोर्स गहरी गड़गड़ाहट के साथ ऊपर उठते हैं और आगे सन्नाटा भरा अंधेरा दिखता है। कोई उस स्टिलनेस की तरफ इशारा करता है और लीडर कंफर्म करती है कि यह हंटिंग मैप नहीं है। वो आगे एक ग्लो स्टोन फेंकती है और दूर एक सिंगल डीमन दिखता है। ट्रैप मैप कंफर्म हो जाता है। वो टीम को वार्न करती है कि उसके पीछे चलें और हमारे लड़के से कहती है कि अपनी स्ट्रेंथ कंजर्व करे। वो आगे स्प्रिंट करती है, एक एक करके ट्रैप्स पहचानते हुए डॉज करती है। उसे लगता है कोई उसके साथ पेस बनाए हुए है और वो मान लेती है कि रीपर होगा, जिसकी एजिलिटी उसकी जैसी है। तभी उसे शॉक लगता है जब वो देखती है कि बाफोमेट फुल स्पीड में उससे आगे दौड़ रहा है। उसने अपनी स्पेशल स्किल एडवांटेज एक्टिवेट कर ली है। इस स्किल से उसकी आंखों के सामने लाइट मार्कर्स फ्लैश होते हैं। हर हिडन ट्रैप और एनिमी रिवील हो जाता है। एबिलिटी टेस्ट करने का फैसला करके बाफोमेट और अंदर घुस जाता है। पेगन वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक नोटिफिकेशंस फ्लैश होते हैं। फ्लोर 1 क्लियर, फिर फ्लोर 5 और सिलसिला चलता रहता है। ये इम्पॉसिबल स्पीड उसे बोलने लायक नहीं छोड़ती। एक एफ क्लास हंटर ऐसे फ्लोर्स क्लाइम कर रहा है, लॉजिक डिफाई हो जाता है। एरोज लहरों में बाफोमेट की तरफ गिरते हैं और सिस्टम क्विक अलर्ट्स देता है। लाइट डॉजेस और साइड लीप्स। दाईं तरफ से और एरोज आते हैं। नए कमांड्स दिखते हैं जो उनके पाथ रीडायरेक्ट करने को कहते हैं। वो बिना हिचक हर प्रॉम्प्ट फॉलो करता है। एक एरो को गाइड करके डीमन की तरफ लॉन्च करता है। अगले ही पल उसकी चेन्स मिड एयर डीमन की गर्दन पकड़ लेती हैं। सिस्टम वीक पॉइंट हाईलाइट करता है और वो चेन्स कसते हुए क्रीचर के पीछे अपीयर होता है। ब्लेड एक बार चमकती है और शरीर क्लीन कट हो जाता है। अगले ही इंस्टेंट फ्लोर 15 क्लियर। लीडर डिसबिलीफ में घूरती है, सोचती है क्या ये सच में एफ क्लास है। उसे हैरानी होती है कि उसने रैंक रिन्यू क्यों नहीं किया। रीपर नोट करती है कि उसके मूवमेंट्स हर अटैक टाइमिंग से परफेक्टली मैच करते हैं, जैसे उसे पहले से पता हो। लीडर वार्न करती है कि रैंक अपडेट्स इग्नोर करने पर फाइन्स लगते हैं, लेकिन पेगन चिढ़कर सबको डांटता है कि बेकार की बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लीडर याद दिलाती है कि क्लाइंब्स के बीच रेस्ट, माना और स्टैमिना रिकवरी के लिए जरूरी है। पेगन इसे उड़ाते हुए कहता है कि 15th फ्लोर पर ही थक जाना शर्म की बात है। उसका डैमेज्ड आर्मर उसकी नज़र में आता है और वो कहती है कि ये तो टूटने वाला है। पेगन हमारे लड़के पर इल्जाम लगाता है। वो शक जताती है कि कोई एफ क्लास इतनी आसानी से आर्मर डैमेज कर सकता है। शायद आर्मर ही बेकार था।
पेगन पलटकर कहता है कि उसका आर्मर बाहामत के कोर से बना है, टावर ऑफ सैंक्टम का बॉस। लीडर रुक जाती है, समझ जाती है कि ऐसा मटेरियल तो टावर बॉस लेवल पावर से ही टूट सकता है। बाफोमेट मन ही मन सोचता है कि क्या ये सच में मुमकिन है। पेगन एफ क्लास हंटर्स को कोसता है, फिर आर्ग्यूमेंट छोड़कर नेक्स्ट चेंबर पर फोकस करने को कहता है। रीपर पेगन के आर्मर क्रेस्ट को देखती है और रॉयल गिल्ड इंसिग्निया पहचान लेती है। वो पास आकर कहती है कि बाहामत रिलेटेड गियर कभी ऑफिशियल मार्केट्स में आया ही नहीं। ऐसा सामान रखने वाले ने ब्लैक मार्केट डीलर से डील की होगी। वो स्मर्क करती है और उसे रॉयल गिल्ड का मास्टर कह देती है। पेगन सख्त हो जाता है और कैंग उसका इंटेंट पूछता है। रीपर ऑफर देती है कि अगर वो उस पर एहसान रखे तो वो स्कैमर ढूंढ देगी जिसने उसे बेवकूफ बनाया। रेड आगे बढ़ता है और बाफोमेट रीपर की फ्लॉलेस मूवमेंट्स देखता है। वो तेज और प्रिसाइज स्ट्राइक से डीमंस काटती जाती है। उसकी रिदम टीम को ऊपर ले जाती है। एक लेवल के बाद दूसरा क्लियर होता है। रेस्ट स्टॉप्स और फाइट्स के बीच वो आगे बढ़ते हैं। तभी एक माउंटेड डीमन पेगन की तरफ चार्ज करता है। इंपैक्ट से पहले बाफोमेट मूव करता है। ब्लेड बीस्ट की गर्दन काटती है, फिर राइडर की चेस्ट। फ्लोर 49 कुछ ही पलों में क्लियर। लीडर के माथे से पसीना टपकता है जब वो नया रिकॉर्ड अनाउंस करती है, लेकिन पेगन इसे कुछ खास नहीं मानता। वो उसके एरोगेंस पर डांटती है। तभी वो बाफोमेट की काम पॉस्चर नोटिस करता है। ना एग्जॉस्शन, ना एफर्ट का कोई निशान। ये कंपोजर उसे अनईजी कर देता है। आगे एक बड़ा स्टोन डोर रास्ता रोकता है। रीपर समझाती है कि इसके आगे कुछ अलग है। ज्यादातर टावर्स में बॉस एंड में होता है, लेकिन यहाँ मिड लेवल चेक पॉइंट्स पर नेम्ड डीमंस होते हैं। वो मान लेती है कि हमारे लड़के को पहले से पता होगा, शायद इल्लीगल टावर रन से, लेकिन उसका ब्लैंक रिएक्शन कुछ और ही बताता है। वो उसे शार्पली रोक देता है, कहता है कि इतना फेमिलियर एक्ट करना बंद करे। लीडर बात खत्म करती है और ठंडे दरवाजे पर हाथ रखकर रिट्रीट का आखिरी मौका देती है। वो याद दिलाती है कि हर हंटर की जान उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी वो बेवजह मौतें अवॉइड करना चाहती है। जो अभी विड्रॉ करेगा उसे लूट पेमेंट मिलेगी। पेगन कुछ बोलने ही वाला होता है कि बाफोमेट आगे बढ़कर कहता है कि वो कंटिन्यू करेगा। वो यहाँ वीक डीमंस के लिए नहीं आया। रीपर भी पीछे नहीं हटती। बाकी सब भी फॉलो करते हैं। लीडर पेगन और सोल से चॉइस पूछती है। सोल रिट्रीट एडवाइस करता है, याद दिलाता है कि उनका गोल सिर्फ एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट एरिया की डिफिकल्टी अननोन है, इसलिए पीछे हटना सेफ है। लेकिन पेगन मना कर देता है। एफ क्लास से हार मानने का ख्याल उसकी ईगो को जला देता है। वो पार्टिसिपेट करने का ऐलान करता है और सोल के प्रोटेस्ट्स इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अंदर घुप्पा अंधेरा है। लीडर ग्लो स्टोन एक्टिवेट करती है और विशाल स्टोन फिगर्स दिखते हैं जो चेस पीसेस जैसे बने हैं। वो सबको पीछे रहने को कहती हैं, शायद गारगॉयल्स। पेगन वॉर्न ही करता है कि ऊपर से एक मैसिव हैंड उतरती है, एक स्टोन पीस उठाकर जोर से उनके सामने पटक देती है। जमीन कांप उठती है। वो हाथ बोलता है कि अब उनकी बारी शुरू हो चुकी है। कंफ्यूजन फैलता है। सोल कहता है कि अगर ये चेस है तो अब उसके मास्टर की एक्सपर्टीज काम आएगी। पेगन हिचकता है, फिर कहता है कि वो समझ गया है। सेफ्टी इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा पीस कहाँ गिरेगा। वो सेफ जोन मार्क करता है और सोल उसकी डिडक्शन की तारीफ करता है। लेकिन हमारे लड़के को कुछ गलत महसूस होता है और वो हिलता नहीं। पेगन के ऊपर एक शैडो पड़ता है। मिड एयर एक मैसिव चेस पीस बनता है। सोल उसे खींचने दौड़ता है, लेकिन पीस सीधे सोल पर गिरता है। चेंबर में सन्नाटा छा जाता है और पेगन डर से उसका नाम चिल्लाता है। लीडर हिल जाती है, सोचती है वो ब्लैक पीस कहाँ से आया। रीपर की रियलाइजेशन पैनिक काट देती है। आवाज उनसे बात नहीं कर रही थी, बल्कि उनके बारे में कर रही थी। टावर खुद दो अनसीन प्लेयर्स के बीच बैटलफील्ड है और वो बस एंट्स है। बाफोमेट का चेहरा सख्त हो जाता है। अब तक सब बहुत आसान था, असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। चेस्ट पीस के नीचे से सोल का हाथ बाहर दिखता है और पेगन उसे खींचने लगता है। बोलता रहता है कि घबराओ मत, उनके ऑफिस में बहुत अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट है। लेकिन जब वो खींचता है तो सिर्फ आम बाहर आती है। पेगन पूरी तरह टूट जाता है और सोल का नाम चीखता है। तभी लीडर पेगन को चिल्लाकर सचेत करती है। एक हाथ चेस्ट पीस गिराता है और वो उसे पकड़कर खींचते हुए बचाती है। कहती है कि जिंदा रहना है तो होश में आओ। रीपर भी गिरते पीसेस से डॉज करती है और नोटिस करती है कि हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। अचानक उसे लगता है कि वो लगभग एक पीस के नीचे है। तभी एक हंटर उसे टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। वो उसे थैंक्स कहती है और हमारे लड़के की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या उसे इस चैलेंज रूम को हराने का तरीका पता है। अब तक सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया हो। वो वॉर्न करती है कि फाइट लंबी चली तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो मर जाएंगे। वो जवाब देता है कि ये स्ट्रैटेजी लेम है और बताता है कि बस अटैक्स डॉज करते हुए जिंदा रहना है जब तक गेम पूरा ना हो जाए।
अगर कम से कम एक इंसान एंड तक बचा रहा तो एक डीमन स्पॉन होगा, उसे मारने से चेंबर क्लियर होगा। ये असल में ट्रैप है। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही एक चेस्ट पीस लगभग उस पर गिरता है। वो पूछता है कि एंड तक इंतजार क्यों करे, और उछलकर चेस्ट पीस को जोर से मारता है। उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इम्पैक्ट से उसका हाथ कांपता है और हंटर्स शॉक में देख रहे होते हैं। बैफोमेट कहता है कि जो दिखे उसे तोड़ दो। अगर एनिमी के सारे पीसेस डिस्ट्रॉय कर दिए तो गेम जल्दी खत्म करने पर मजबूर हो जाएगा। तब डंजन मास्टर को बाहर आकर सीधे लड़ना पड़ेगा। रीपर प्लान पर सवाल उठाती है, लेकिन बैफोमेट जोर देता है कि ये बढ़िया सोल्यूशन है। लीडर आगे दौड़ती है और सब कुछ तोड़ना शुरू कर देती है। पेगन को अपने पास रहने को कहती है। रीपर अपनी पावर से एक चेस्ट पीस पकड़ती है और बुदबुदाती है कि ये सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। मुश्किल से उसे संभालकर वो पूरी ताकत से जमीन पर पटकती है और समझ जाती है कि इससे कितनी एनर्जी ड्रेन होती है। इसी बीच बैफोमेट एक क्रैक्ड चेस्ट पीस तोड़ता है, फिर चेन वेपन से जोरदार अटैक छोड़कर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। हुडेड व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहता है। बैफोमेट पास गिरा एक और पीस तोड़ता है और हवा में उछलकर दुश्मन को बाहर आने की चुनौती देता है। वो चारों तरफ देखता है और एक मैसिव हैंड के सामने गिरने से पहले आगे कूदकर डॉज करता है। वो एक और हैंड इवेड करते हुए एनिमी की लोकेशन के बारे में चिल्लाता है। सोचता है कि इतनी कियोटिक चेसबोर्ड में वो छुप नहीं सकता। हैंड्स के ऊपर कूदते हुए उसे एक अजीब एनर्जी फील होती है। वो वेपन रेडी करता है और डिक्लेयर करता है कि टारगेट मिल गया है। चेन वेपन को प्रिसिजन से फेंकता है और वो ब्रांचेस के बीच ठीक सेंटर में लगती है। वहां फिगर मटेरियलाइज होता है और उसे डोमेन डिस्ट्रॉय करने वाला मूर्ख कहकर सजा देने की धमकी देता है। वो हंसता है और कहता है अब बहुत हो गया। फिर लॉर्ड बैफोमेट स्किल एक्टिवेट करता है। कहीं और एडिटर एकिडना को लेट आवर इंटरव्यू के लिए थैंक्स कहती है और अर्जेंसी बताती है। एकिडना पूछती है कि क्या उसे सही तरह से ग्रैटिट्यूड दिखाना आता है और अश्योर करती है कि वो आर्ट गिल्ड के फेवर में ही स्टोरीज पब्लिश करेगी। एकिडना कहती है कि वो ये मैटर चीफ एडिटर को सौंप देगी। तभी एक लड़की एकिडना के पीछे आकर हंटर शाइनिंग की इनकमिंग कॉल की जानकारी देती है। एकिडना पूछती है कि क्या शाइनिंग ने लैबिरिंथाइन टावर क्लियर कर लिया, क्योंकि वो पहले वहां गई थी। कॉल पर शाइनिंग बताती है कि बैफोमेट अब लैबिरिंथाइन क्लियरिंग मिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। उधर हमारा लड़का 20 से लड़ता रहता है, वेपन्स फेंकता है, स्लैशेस करता है। स्ट्रेस बढ़ते ही उसका एड्रेनालिन स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और सारे एबिलिटी स्टैट्स 30% बढ़ जाते हैं। वो चेन वेपन कसकर पकड़ते हुए फिगर की तरफ चार्ज करता है। फिगर कंफ्यूजन में सवाल करता है, हाथ बढ़ाकर अटैक करता है, लेकिन नोटिस करता है कि वो कुछ पल पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा चैप्टर पसंद आया हो तो जल्दी से 2500 लाइक्स, 550 कमेंट्स और हाइप बटन दबाना मत भूलना। अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो कल ही पूरा 1 घंटे का एपिसोड लेकर आऊँगा। तो अभी जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप बटन दबाओ और शेयर भी कर दो। चलो।